सो कैसे बच्चा लोग, एसिड बेस सॉल्ट खत्म हुआ। अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। हमारा नया चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो क्या जानते हैं अपन मेटल के बारे में बेटा, और क्या जानते हैं नॉन मेटल के बारे में। तो टॉपिक के तरफ बढ़ने से पहले, जो कि हमारा मेटल्स और नॉन मेटल्स है, क्या आप जानते हो आप डे टू डे लाइफ में मेटल की चीजें यूज करते हो और नॉन मेटल की भी यूज करते हो? क्या हो सकता है? सोचो सोचो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। सो मेटल एक ऐसी चीज है, अगर जनरल ये चैप्टर बेटा सबसे ज्यादा अगर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ तो 6 से 8 मार्क के बीच में वेटेज रखता है। और इस चैप्टर में अपन क्या पढ़ेंगे कि भाई मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी, मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी, सेम कुछ नॉन मेटल्स के एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज और उनके केमिकल प्रॉपर्टीज। और इसके अलावा तीसरा अपन ये मेन चीज पढ़ेंगे कि भाई मेटल एक्सट्रैक्ट कैसे किए जाते हैं, कि भाई अर्थ के क्रस्ट में जो ओर वगैरह है वहां से मेटल को कैसे निकाला जाता है, कैसे प्योर किया जाता है, और कैसे मेटल की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। तो बढ़ते हैं हमारे चैप्टर की ओर, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो एक मेटल, अगर सपोज मैं आपके सामने दो चीज रखू, ये रखू और ये एक वॉच रखू और ये एक प्लास्टिक का कैप रखू, कौन सा मेटल है और कौन सा नॉन मेटल है, कैसे पता चला आपको? तो अपने को पता है कि भाई मेटल थोड़ा सा लस्चरस होता है। सबसे पहली बेसिक चीज, लस्चरस मतलब क्या? चमकदार। तो अपन मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज से। जैसे ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, मुड़ रहा है, टूट नहीं रहा, चमकदार नहीं है, ये प्लास्टिक का है, टच करने में आपको फील हुआ। तो जैसे आप चीजों को डिफरेंशिएट करते हो तो आप मेटल और नॉन मेटल को सेग्रीगेट या सेपरेट कर सकते हो। तो बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की ओर। कुछ मेटल्स और कुछ नॉन मेटल्स आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। अब बताओ, ये कॉइन क्या है? मेटल है। ये बाउल क्या है? मेटल है। ये कॉपर मेटल है। ये गोल्ड प्रीशियस मेटल है। और ये जो कोल और डायमंड के फॉर्म से वो नॉन मेटल है ना? तो बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की ओर, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो एलिमेंट्स कैसे कैटेगराइज्ड है बेटा? सो एलिमेंट्स आर कैटेगराइज्ड एज मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। मेटल्स मतलब जो एक अलग टॉपिक था, नॉन मेटल्स अलग था। और मेटेलॉइड्स क्या होते हैं? जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी दिखाए, उन्हें बोला जाता है मेटेलॉइड्स। सो एलिमेंट्स कैसे कैटेगराइज्ड है? मेटल या नॉन मेटल पे, उनके फिजिकल और केमिकल बिहेवियर पे, जिसकी पहले ही अपन ने बात की। अब आज अपन सबसे पहले कंपेयर करेंगे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी। अब क्लास 8 से अपन पढ़ रहे मेटल्स आर मेलिएबल, डक्टाइल, लस्चरस, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये सारी चीजें पता है ना? अब इनको थोड़ा सा डिफाइन करके याद करेंगे और इनके एक्सेप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। अब वो पढ़ने से पहले बेटा, एक अपन ने 20 एलिमेंट्स की सीरीज लर्न की थी ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। तो क्या है उसमें, कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत आपने इस चैप्टर में जानेंगे। जैसे सोडियम, तो इसके अगर केमिकल आयंस या आयनिक डिस्ट्रीब्यूशन से देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, तो सोडियम का नंबर 11 है बेटा। यानी आउटर मोस्ट शेल में कितना? एक इलेक्ट्रॉन रह रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं अपन उनको क्या बोल सकते हैं? मेटल्स है। और जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं उन्हें अपन क्या बोल सकते हैं? नॉन मेटल्स है। सो पहली मेटल की प्रॉपर्टी क्या है बेटा? कि मेटल लस्चरस होते हैं। अब इन्होंने क्या किया, एक एक्टिविटी के फॉर्म में बताने की कोशिश की कि भाई आयरन ले लो, कॉपर ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, मैग्नीशियम ले लो, सबकी सरफेस को क्लीन कर दो, ठीक है, विथ सैंड पेपर। दिस एक्शन रिवील्स देयर कैरेक्टरिस्टिक शाइनी सरफेस। तो ये सब कैसे होते हैं बेटा? चमकदार होते हैं। मेटल कैसे होते हैं? चमकदार होते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है मेटल की, दैट दे आर लस्चरस। अब इसी में एक एक्सेप्शन है, एक ऐसा नॉन मेटल है जो लस्चरस है। क्या है पता है? सोचो सोचो। जी हाँ, आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लस्चरस है, मेटल ना होके भी थोड़ा चमकदार है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आता है एक्सेप्शन में कि भाई मेटल तो लस्चरस है, पर कौन सा नॉन मेटल है जो लस्चरस है? तो क्या आंसर आएगा? आयोडीन। सो पहली प्रॉपर्टी थी मेटल का लस्टर, दूसरा है मेटल का हार्डनेस। मोस्टली मेटल हार्ड होते हैं नेचर में, जल्दी टूटते नहीं है, या आप कैसे भी कट करो कटते नहीं है। पर सोडियम और पोटेशियम ऐसे मेटल है जो इजीली कट हो जाते हैं। सो द डिग्री ऑफ हार्डनेस डिफर, बट सोडियम इज सॉफ्ट एंड कैन बी कट विथ नाइफ।
तो ये एक्सेप्शन है कि सारे मेटल तो भाई कट जाते हैं, ऐसा सारे मेटल तो हार्ड होते हैं, ऐसा कौन सा मेटल है जो सॉफ्ट है, जो नाइफ से भी कट जाता है? तो दैट मेटल इज सोडियम एंड पोटेशियम। सो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, मेटल को कैसे क्लासिफाई किया? दो में। कैसे? एक तो लस्टर प्रॉपर्टी पे और दूसरा हार्डनेस पे। अब तीसरी प्रॉपर्टी क्या है बेटा? अब मेटल मेलिएबल होता है। अब व्हाट इज मेलिएबल अगर आप पूछो तो कोई भी मेटल, सपोज ये एक मेटल की चीज को लिया, सपोज ये एक मेटल की स्ट्रिप है, सपोज कंसीडर दिस इज अ मेटल। अब इसको मैंने इतने बीट किया कि ये थिन शीट में कन्वर्ट हो जाए। ये थिन शीट में अगर कोई भी मेटल कन्वर्ट होता है, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेलिएबिलिटी। सो मेलिएबिलिटी इज अ मेटल्स एबिलिटी टू हैमर्ड इनटू थिन शीट। और गोल्ड और सिल्वर सबसे ज्यादा मेलिएबल मेटल है। जैसे एल्यूमिनियम फॉयल होता है, तो मेटल की एक प्रॉपर्टी है कि आप उसको बीट करके पतले शीट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मोस्ट मेलिएबल मेटल्स कौन से है? गोल्ड और सिल्वर। और सेम चीज है डक्टाइल, कि भाई सपोज कोई मेटल है, उसको आप पतले पतले वायर्स में बीट कर सकते हो, उसको बोलते हैं डक्टिलिटी। तो चार प्रॉपर्टी बेटा अपन ने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी मेटल की: मेलिएबिलिटी, हार्डनेस, डक्टिलिटी, लस्टरस। एक बार फिर रिपीट करूं कि क्या चीज है बेटा? तो लस्टरस मतलब मेटल शाइनी होते हैं, मेलिएबल मतलब मेटल पतली शीट्स में होते हैं, डक्टाइल मतलब मेटल पतली वायर में होते हैं, और हार्डनेस मतलब मेटल हार्ड होते हैं। अब एक्सेप्शन की बात करो तो पहला एक्सेप्शन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि भाई सारे मेटल हार्ड होते हैं एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। बात करें डक्टिलिटी की बेटा, तो डक्टिलिटी क्या है? एबिलिटी होती है मेटल की कि वो पतले वायर्स में हो जाए। सो गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, एज 1 ग्राम ऑफ गोल्ड 2 किलोमीटर तक स्ट्रेच करके आप लंबा कर सकते हो, 1 ग्राम गोल्ड। और इसके अलावा मोस्ट डक्टाइल जो मेटल है वो है कॉपर। सो मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी क्या करता है? मेटल्स को अलग अलग शेप देने में मदद करता है। तो दो प्रॉपर्टीज है मेटल की, दैट इज मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। अब तक अपन ने चार प्रॉपर्टीज पढ़ी बेटा। अब मेटल्स क्या बेटा? गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। अब क्या गुड कंडक्टर ऑफ हीट मतलब क्या बेटा? अब जो बर्तन वगैरह यूज कर रहे हो, हालांकि वो तो एलॉय है, एलॉय मतलब मिक्सचर ऑफ मोर देन 2 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इस केस में क्या है बेटा? इन लोगों ने एक एक्टिविटी शो की है कि भाई एक बर्नर में एक पतला सा मेटल को क्लैंप कर दिया, बांध दिया, तो मेटल को नीचे से हीट दे रहे और उसके मेटल के एंड पे वैक्स को चिपका दिया है। तो जैसे हीट देंगे तो वैक्स क्या हो जाएगी? मोम तो पिघल जाएगी, और मेटल पिघलेगा नहीं। और आप अगर उसको टच करोगे, जो कि करना नहीं है, वो क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। यानी मेटल कैन स्टैंड अ गुड अमाउंट ऑफ हीट। सो दिस इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। सो सिल्वर कॉपर एक्सीलेंट कंडक्टर है, और लेड और मर्क्यूरी, ये एमसीक्यू मैथ है बेटा। जितने एक्सेप्शंस बता रहा हूँ वो याद करते जाना। पहला कौन सा नॉन मेटल है जो लस्चरस है? तो आएगा आयोडीन। फिर कौन सा मेटल है जो इजीली नाइफ से कट हो जाता है, मेटल हार्ड होते पर एक्सेप्शन सोडियम एंड पोटेशियम। कौन सा मेटल है जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं है? वो है लेड एंड मर्क्यूरी। बिकॉज मर्क्यूरी लिक्विड होता है, रूम टेम्परेचर पे हाई हीट बेयर नहीं कर पाता। सेम लेड भी हाई हीट बेयर नहीं कर पाता। तो ये है एग्जांपल लेड और मर्क्यूरी, जो कि पुअर कंडक्टर है हीट के। अब कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब मेटल बोलते हैं ना कि कभी भी किसी को करंट लगा हो तो कोई भी लोखंड की चीज नहीं टच करनी चाहिए, बिकॉज मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं। जैसे ये एक्टिविटी क्या बता रहे हैं? एक इलेक्ट्रिक सर्किट का सेटअप किया है और बल्ब को ग्लो करवाने का देखा है। सो द बल्ब ग्लो इंडिकेट्स दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर पीवीसी की कवरिंग होती है। लास्ट क्लास भी पढ़ा था अपन ने एसिड बेस सॉल्ट में, पीवीसी का फुल फॉर्म फिर से मैं आज आपको बता दे रहा हूँ। पीवीसी का फुल फॉर्म क्या था? पॉलीविनाइल क्लोराइड। अपने एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर में भी था, जो क्लोर एल्कली प्रोसेस था। मैं जानबूझ के बेटा अगर कोई चीज रिपीट करके कोरिलेट कर रहा हूँ ताकि आपको वो चीज भी याद रहे। तो क्लोर एल्कली प्रोसेस में जो क्लोरीन गैस निकल रही थी, वो सेम यहाँ भी क्लोरीन के ही डेरिवेटिव जो निकला था वो पीवीसी में यूज होता है। पीवीसी क्या है? एक प्लास्टिक की लेयर लगा देते पॉलीविनाइल की या रबड़ की, ताकि वो इंसुलेटर की तरह काम करे। जो मेटल की वायर्स जाते उसके ऊपर एक कोटिंग कर दी जाती ताकि आपको करंट वगैरह ना लगे। इट एक्ट्स एज एन इंसुलेटर टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट इलेक्ट्रिक शॉक। तो इलेक्ट्रिक वायर्स आर कवर्ड विद पीवीसी। सो इलेक्ट्रिक ये प्रूव करता है बेटा मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
अब और एक प्रॉपर्टी है सोनोरिटी। अगर सोनोरिटी की बात करूं, अब मैंने ये बॉटल ली और ये पेन लिया, आवाज आ रहा है, पर क्या ये आवाज इतना एको हो रहा है? और सेम चीज अगर मैं ये थाली और चम्मच लेके करूं, तो ये जो वाइब्रेशंस आप फील कर रहे हो, दिस प्रॉपर्टीज नोन एज सोनोरिटी। के मेटल पे अगर आप कोई भी मेटल का ऑब्जेक्ट स्ट्राइक कर रहे हो तो क्या हो रहा है, वो आवाज गूंजने लग रही है। इसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है सोनोरिटी, जो नॉन मेटल्स नहीं दिखाते। सो मेटल आर सोनोरस। और इसी सोनोरस प्रॉपर्टी के हिसाब से आप लोग डे टू डे लाइफ में देखते भी हो कि मंदिर के जो घंटी वगैरह होती है उनमें दोनों बॉल मेटेलिक होता है कि भाई दोनों मेटल टकराए और वो सोनोरस साउंड प्रोड्यूस कर सके। सो ये था हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो क्या क्या पढ़ा, क्विक रिवाइज कर ले। मेटल लस्टरस है, यानी गुड शाइन अच्छा करता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब गुड कंडक्टर ऑफ, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट कौन सा मेटल है, तो क्या याद रखना है, लेड और मर्क्यूरी। फिर लस्टरस में क्या एक्सेप्शन था, कौन सा नॉन मेटल लस्टरस है, तो क्या याद आना चाहिए, इंस्टिंक्ट बेटा, आयोडीन। फिर इसके अलावा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, फिर सोनरस है, लस्टरस है, और गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी, और गुड हार्डनेस। और हार्डनेस का एक्सेप्शन क्या है, सोडियम और पोटेशियम। सो होप्स आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल क्लियर हो। इससे 2 या 3 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं और एक्सेप्शंस आते हैं कि सोडियम पोटेशियम हार्डनेस का क्या फैक्टर दिखा रहे हैं या कौन एक्सेप्शन है, तो ये बेटा आप रिवाइज करना। और इसके अलावा अपन ने 2 और प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी। मेलिएबिलिटी मतलब पतली शीट्स और डक्टिलिटी मतलब पतले वायर्स। होप सो इधर तक क्लियर है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। ये तो था अभी तक फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अब क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। तो नॉन मेटल लगभग पूरी उल्टे कैरेक्टर शो करते हैं, मतलब जो मेटल शो कर रहा है वो नहीं शो करते। जैसे मेटल लस्टरस था, नॉन मेटल लस्टरस नहीं होंगे। सो दे आर फ्यू इन नंबर्स। तो नॉन मेटल कम है हमारे, जो हमने जो जानते हैं। तो आपको पता होना चाहिए बेटा, जो डे टू डे लाइफ में नॉन मेटल है वो कौन से, कार्बन, सल्फर, हाइड्रोजन, आयोडीन, ऑक्सीजन। ये 2-3 तो आपके डे टू डे लाइफ से जुड़े हैं। जैसे ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, कार्बन एक नॉन मेटल, कार्बन के ही सारे एलोट्रॉप्स यानी अलग अलग स्ट्रक्चर आपके डे टू डे लाइफ में यूज हो रहे हैं। सो कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या और कुछ नंबर में जो है वो नॉन मेटल्स ही है। तो बढ़ते हैं नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज की ओर। सो नॉन मेटल सॉलिड या गैसेस होते हैं, सारे नॉन मेटल्स मैक्सिमम सॉलिड या तो गैसेस होते हैं। एक नॉन मेटल ऐसा है जो लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर, दैट इज ब्रोमाइन। सो नॉन मेटल्स आर सॉलिड और गैसेस एक्सेप्ट ब्रोमीन। ओनली वेरी फ्यू नॉन मेटल है जो फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल जैसे शो करते हैं, बाकी नॉन मेटल की खुद की पूरी वाइस वर्सा यानी उल्टी प्रॉपर्टी है मेटल्स के कंपैरिजन में। सो ये टेबल है बेटा जो कंपेयर कर रहा है कि भाई कौन से नॉन मेटल कैसे है। तो ये सारे है नॉन मेटल, पर क्या शो कर रहा है, जैसे ग्रेफाइट एक्सेप्शन में आ गया कि भाई ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सारे नॉन मेटल पुअर कंडक्टर है, पर एक्सेप्शन क्या है, ग्रेफाइट। ठीक है, फिर ग्रेफाइट नॉन लस्टरस है, ग्रेफाइट मेलिएबल नहीं है, ग्रेफाइट डक्टाइल नहीं है, हाँ ग्रेफाइट हार्ड है, और ग्रेफाइट सोनरस भी नहीं है। मतलब सारे नॉन मेटल सोनरस तो नहीं है। अगर आप ये लास्ट टेबल देख लो तो सारे मेटल सोनरस नहीं है और सारे मेटल मिलिएबल और डक्टाइल नहीं है। जो खेल है वो क्या है, अपने को याद रखना है कि कुछ नॉन मेटल जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और कुछ मेटल है जो हार्ड है, ये 2 चीज याद रखनी है। तो ग्रेफाइट उसमें आता है कि भाई वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और वो हार्ड है। बाकी कोल ना ही वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ना ही वो चमकदार है, ना ही वो मेलिएबल है, ना ही वो डक्टाइल है, पर वो हार्ड है और सोनरस भी नहीं है। सल्फर ना ही वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ना ही वो लस्टरस है, ना ही वो मेलिएबल, ना ही वो डक्टाइल, ना ही वो हार्ड और ना ही वो सोनरस। मतलब वो अपने नॉन मेटल खानदान में सबसे ईमानदार है, उसने दगा नहीं दिया। फिर आयोडीन अभी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पर वो लस्टरस है और ये ना ही मिलिएबल है, ना ही डक्टाइल है, ना ही हार्ड है, ना ही सोनरस है। तो जो दगाबाज है वो 3 है, ग्रेफाइट, कोल और आयोडीन। ग्रेफाइट कैसे दगाबाज है, तो ग्रेफाइट भी नॉन मेटल है, फिर भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हार्ड है। कोल हार्ड है, बाकी सब ठीक है, नॉन मेटल के साथ वाइबिंग है। तीसरा सल्फर
कुछ भी शो नहीं करता, सारे नॉन मेटल की प्रॉपर्टी शो करता है कि ना तो मैं मेलिएबल हूँ ना तो डक्टाइल, खिलाफ हूँ मैं मेटल के। और आयोडीन वो भी दगाबाज कि भाई हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और वाले, कि भाई वो चमकदार है पर है नॉन मेटल। ठीक है, सो ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल को सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्लासिफाई करना डिफिकल्ट था बेटा। क्यों? क्योंकि आपने देखा पीछे वाले स्लाइड पे कि भाई कितने सारे एक्सेप्शन। भाई मेटल अगर आप बोल रहे हो लस्टर ऐसे, पर फिर तो आयोडीन आ गया। आप बोलते हो मेटल हार्ड है, पर वो तो सोडियम तो इजीली नाइफ से कट जाता है। तो फिर केमिकल प्रॉपर्टीज को भी स्टडी किया और फिर कंक्लूजन दिया कि भाई इनको किस ग्रुप में रखा जाए, मेटल रखा जाए या नॉन मेटल रखा जाए। उनकी प्रॉपर्टीज और ज्यादा स्टडी की गई। सो वी कैन नॉट क्लासिफाई ग्रुप एलिमेंट्स बेस्ड ऑन their physical properties, there are many exceptions। तो exceptions क्या है ये आपको ये पता होना चाहिए बेटा, कि सारे मेटल सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे एक्सेप्ट मर्क्यूरी। मेटल्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, पर गैलियम और सीजियम का लो मेल्टिंग पॉइंट है। तो दो चीजें और अपने को नहीं जानने मिल गई कि भाई सारे मेटल सॉलिड है, पर लिक्विड जो एक है वो है मर्क्यूरी। फिर दूसरा क्या जानने मिल गया, और कौन सा नॉन मेटल लिक्विड है बेटा? सोचो सोचो, बताया था ना, ब्रोमीन। ठीक है, अब सारे मेटल्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट है एक्सेप्ट सीजियम और गैलियम। वो आपके पाम पे भी आप रखोगे तो मेल्ट हो जाएंगे। आयोडीन नॉन मेटल है फिर भी लस्टरस है। और एल्कली मेटल, अब व्हाट इज एल्कली बताया था। अब मेटल जनरली पानी में घुलते मिलते नहीं है, पर कुछ मेटल है जो पानी में घुल जाते हैं, उसको बोला जाता है एल्कली मेटल, जो कि हार्ड भी नहीं होते, इजीली नाइफ से कट जाते हैं। एग्जांपल है सोडियम, और इनका मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी कम होता है। और सेम मेटल अलग अलग फॉर्म में पाए जाते हैं, पर कार्बन एक ऐसा नॉन मेटल है बेटा जो अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है। सो अभी तक अपन ने पढ़ा कि भाई मेटल और नॉन मेटल के एक्सेप्शंस तो पढ़ लिए। अब जैसे अपन जानते हैं मेटल अलग अलग फॉर्म में हो सकता है, पर कार्बन एक ऐसा नॉन मेटल है जो अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है। जैसे डायमंड जो सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, अपन ने पढ़ा था कि भाई मेटल हार्ड है, फिर से एक एक्सेप्शन आ गया, बड़ी गद्दारी है ना, केमिस्ट्री में थोड़ी गद्दारी है बेटा। सो डायमंड which is the hardest natural substance with a very low melting with a very high melting point, and graphite जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो ये भी एक एक्सेप्शन आ गया। सो इसीलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ साथ अपन क्या पढ़ेंगे अब, केमिकल प्रॉपर्टीज। सो इधर तक क्लियर हुआ बेटा। तो ये था फिजिकल प्रॉपर्टी। और अगर आप नीचे दिए गए इमेजेस को देखो तो गैलियम, ठीक है, वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। देखो मैंने बोला ना पाम पे रखने से भी पिघल जाएगा, तो ये गैलियम का बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट है। फिर ये है आयोडीन। याद है सारे मेटल लस्टरस होते हैं, पर आयोडीन एक नॉन मेटल है, तो ये लस्टरस प्रॉपर्टी शो करता है। फिर सीजियम, अगेन सीजियम की हार्डनेस भी बहुत कम है, और ये भी इसका भी लो मेल्टिंग पॉइंट है। और सेम गोज विद मर्क्यूरी। ऑल मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, बट मर्क्यूरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अब बात करते केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की। तो एलिमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज more acutely based on their chemical properties। अब कैसे भाई केमिकल प्रॉपर्टी कैसे आप पूछोगे, तो मैग्नीशियम एक मेटल है, तो मेटल को जब आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओगे तो वो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड। करेक्ट। तो जब भी एक मेटल रिएक्ट करता है किसी भी बेस के साथ, किसी भी ऑक्सीजन के साथ, तो वो बना देता है ऑक्साइड, और फर्दर वो बना देता है हाइड्रोक्साइड। सो जब मैग्नीशियम रिबिन को बर्न करते हैं, द एशेस आर फॉर्म्ड एंड डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो अगर मैं इसको आपको रिएक्शन के माध्यम से समझाऊं, अगर रिएक्शन के माध्यम से समझे बेटा, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बन जाएगा बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये फर्स्ट चैप्टर से अपन पढ़ते आ रहे हैं। अगर बैलेंसिंग करें तो 2Mg 2Mg, और इसी को जब आप वाटर के साथ रिएक्ट करवा दोगे तो क्या बन जाएगा बेटा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हम यही चीज पढ़ रहे हैं कि भाई जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या हुआ, तो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया तो बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। फर्दर उसको रिएक्ट करवाया वाटर के साथ तो बन गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रोक्साइड मतलब बेस भी बोल सकते हैं।
तो इससे हमें एक चीज और पता चली कि मेटल ऑक्साइड्स आर, आगे पढ़ेंगे अपन पर अभी से बता रहा हूं बेटा, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ये कैसे पता चला? यहाँ पे जब ये पानी के साथ रिएक्ट हुआ बेटा तो हाइड्रोक्साइड बना, तो जब भी हाइड्रोक्साइड बन रहा है तो वो क्या है? मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। सो ये थी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, जो अपन ने डिस्कस किया वही इसको इधर भी लिखा है कि टेस्टिंग दिस सॉल्यूशन। और जब आप इस सॉल्यूशन में लिटमस पेपर डालोगे तो लिटमस सॉल्यूशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लू कलर में। सो जब ब्लू कलर में पीएच पेपर लिटमस पेपर कन्वर्ट होता है यानी दैट इज अ बेसिक इन नेचर। तो मेटल प्लस ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड, और ये ऑक्साइड फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट करवा रहा है तो हाइड्रोक्साइड व्हिच इज बेसिक इन नेचर। पिछला था बेटा मेटल्स के बारे में। अब बात करें अगर नॉन मेटल्स की, तो बर्न सम सल्फर पाउडर एंड कलेक्ट द फिल्म्स। अब अगर आप सल्फर के पाउडर को जलाओगे और उसके फिल्म्स को कलेक्ट करो बाय होल्डिंग टेस्ट ट्यूब ओवर द बर्निंग सल्फर, तो उसमें आप थोड़ा सा पानी डाल दो एंड शेक इट वेल, तो आपको क्या मिल जाएगा? सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरिक तो हमको पता है H2SO4 होता है, पर जब सल्फर के फ्यूम्स को आप मिक्स कर रहे हो पानी के साथ तो बनता है सल्फ्यूरस एसिड। टेस्ट दिस सॉल्यूशन विद ब्लू एंड रेड लिटमस। तो रेड लिटमस तो रेड ही रहेगा, ब्लू लिटमस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड में। यानी नॉन मेटल कैसे होंगे बेटा? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। तो ये दो प्रॉपर्टीज हम डिफर कर सकते हैं कि मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं और नॉन मेटल भी ऑक्साइड्स बनाते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके। पर जो मेटल के ऑक्साइड्स है वो क्या है? बेसिक। और नॉन मेटल के ऑक्साइड्स कैसे है? एसिडिक। तो देखो सल्फर को बन किया, सल्फर इज ए नॉन मेटल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और क्या मिला? सल्फर डाइऑक्साइड। और जब अपन ने इसमें पानी के साथ इसको मिक्स किया तो हमें क्या मिला? सल्फ्यूरस एसिड। So we can say that non-metal oxides are acidic in nature and metal oxides are basic in nature. So most non-metal, वही चीज बता रहे बेटा कि most non-metal produce oxides which is dissolved in water and most metal produce basic oxides. अब बात करें कि क्या होता है अगर मेटल को एयर में जलाते हैं, तो हमेशा जो कंबशन वगैरह पढ़ते आ रहे भाई, तो मेटल भी अगर एयर में जलेगा तो क्या होगा? तो फ्लेम वगैरह देगा, हीट होगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, और अगर रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा वो अपन पढ़ते हैं। तो जब वेरियस मेटल को आप हीट करोगे, जैसे सोडियम इजीली जल जाता है बेटा, इसीलिए उसको केरोसिन की बॉटल्स वगैरह में स्टोर करते हैं। सोडियम इज हाईली एक्सप्लोसिव, तो इसको जलाओगे थोड़ा सा भी तो वो फूटेगा, ठीक है। तो सोडियम को इसीलिए केरोसिन बॉटल वगैरह में स्टोर करते हैं, ये भी आगे अपन पढ़ेंगे। सो बर्न्स इजीली विथ येलो फ्लेम। सोडियम कौन सा फ्लेम देता है? येलो। मैग्नीशियम व्हाइट फ्लेम देता है, कॉपर ब्लू ग्रीन फ्लेम देता है, और एल्यूमिनियम व्हाइट फ्लेम देता है। ये पता होना चाहिए बेटा फ्लेम के कलर कि कॉपर की फ्लेम क्या देती है? ब्लू ग्रीन कलर, एल्यूमिनियम व्हाइट कलर, मैग्नीशियम व्हाइट, और सोडियम येलो फ्लेम। तो मेटल ऐसे कलर्स देता है। और द मेटल सरफेस अपीयर सिल्वर व्हाइट आफ्टर बर्निंग, और वो सरफेस क्या हो जाती है मेटल की? सिल्वर से व्हाइटिश कलर हो जाती है। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल टू ऑक्सीजन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, जब मेटल एयर में रिएक्ट करेगा बेटा, तो जब ये मेटल एयर में रिएक्ट करता है तो अलग अलग मेटल अलग अलग फ्लेम देता है। जैसे सोडियम बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेता है, इसलिए इनको केरोसिन वगैरह के बॉटल में स्टोर किया जाता था। तो जब इनको हीट करते हैं तो जैसे सोडियम येलो कलर का फ्लेम दे रहा है, कॉपर ब्लू ग्रीन कलर का फ्लेम दे रहा है, एल्यूमिनियम व्हाइट कलर का दे रहा है, और मैग्नीशियम भी व्हाइट कलर का दे रहा है। और जल बर्न करने के बाद इनकी सरफेस को देखे तो ये शाइनी अपीयरेंस देने लगता है, अपीयर सिल्वर व्हाइट आफ्टर बर्न। अब मेटल की रिएक्टिविटी की बात करें तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे हाईली रिएक्टिव जो मेटल है वो है पोटेशियम, फिर आता है सोडियम। तो ये रहा हमारा सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज की बात करें बेटा कि कैसे रिएक्ट करते थे, तो निमोनिक है। तो इसका निमोनिक क्या है बेटा? प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट zebra, instead
learn how copper makes silver gold. सो प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट जेब्रा। तो प्लीज मतलब क्या बेटा, पोटेशियम के, स्टॉप मतलब सोडियम, कॉलिंग मतलब कैल्शियम, ये हाईली रिएक्टिव है ऑक्सीजन के साथ। मी मतलब मैग्नीशियम, अ मतलब एल्यूमिनियम, खाली ऐसे याद रखना है बेटा, क्यूट कुछ नहीं है। जेब्रा मतलब जिंक, इंस्टेड मतलब आयरन Fe, लर्न मतलब लेड Pb, हाउ मतलब हाइड्रोजन होता है बेटा, कॉपर मेक्स सिल्वर गोल्ड। तो कॉपर मेक्स मतलब मर्क्यूरी Hg, सिल्वर मतलब Ag और गोल्ड मतलब Au। तो ये था हमारा रिएक्टिविटी सीरीज। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट जेब्रा, इंस्टेड लर्न हाउ कॉपर मेक्स सिल्वर गोल्ड। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, पहले तीन हाईली रिएक्टिव बेटा। मी अ क्यूट जेब्रा, तो क्यूट से मत याद रखो कुछ, ये तो खाली याद रखने का तरीका है। मी अ, तो मी मतलब मैग्नीशियम, अ मतलब एल्यूमिनियम, जेब्रा मतलब जिंक। इंस्टेड लन, तो इंस्टेड मतलब आयरन, लन मतलब लेड, हाउ मतलब हाइड्रोजन, कॉपर मेक सिल्वर गोल्ड, तो कॉपर मतलब Cu, मेक्स मतलब मर्क्यूरी Hg, सिल्वर गोल्ड। तो लीस्ट रिएक्टिव जो है ऑक्सीजन के साथ वो गोल्ड है, और हाईली रिएक्टिव है पोटेशियम और सोडियम। सो ये थी रिएक्टिविटी सीरीज। सो सोडियम ऑक्साइड इज सॉल्युबल इन वाटर, देयर अदर ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल। और अपन ने पढ़ा कि मेटल जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है बेटा, फ्लेम देता है, इसके अलावा मेटल के ऊपर ऑक्साइड की लेयर जा जाती है, और सारे मेटल ऑक्साइड इनसॉल्युबल है वाटर में, पर सोडियम ऑक्साइड और कुछ और ऑक्साइड है जो वाटर में सॉल्युबल है। पोटेशियम वन होता है तो व्हाइट कलर की फ्लेम देता है, डेजलिंग, थोड़ी सी स्पार्कलिंग। सेम कॉपर ब्लू ग्रीन कलर देता है बेटा, एल्यूमिनियम व्हाइट कलर देता है, और ये दिखा रहा है कि मेटल का सरफेस कैसा हो जाता है जलने के बाद, तो ग्रेइश व्हाइटिश कलर हो जाता है। अब वही चीज को अगर अपन केमिकली समझे कि भाई रिएक्शन फॉर्म में समझे, मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है बेटा तो बनाता है मेटल ऑक्साइड। तो कॉपर प्लस ऑक्सीजन क्या बनाता है, कॉपर ऑक्साइड। तो अपन जानते हैं कि जब भी मेटल किसी भी साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना लेता है, मेटल ऑक्साइड। तो ये है कॉपर ऑक्साइड और ये है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सो लाइकवाइज एल्यूमिनियम भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। तो एक ये चीज क्लियर हुई कि भाई जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनाता है, मेटेलिक ऑक्साइड्स। और यही मेटेलिक ऑक्साइड्स बेसिक जब वाटर में रिएक्ट करते हैं तो बेसिक इन नेचर होते हैं। सो ये है कॉपर ऑक्साइड और ये है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अपन को पता है मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं बेटा, एसिडिक बेसिक इन नेचर होता है, और नॉन मेटल ऑक्साइड्स बेसिक इन नेचर होते हैं। पर कुछ मेटल ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर रहे हैं उनको बोला जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, और उसका बेस्ट एग्जांपल है जिंक और एल्यूमिनियम। तो रिएक्शन की मदद से जाने तो एल्यूमिनियम सल्फेट ले, एल्यूमिनियम ऑक्साइड ले लो, उसको रिएक्ट करवाओ बेटा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो ये हमारा बेस की तरह काम करेगा और ये हमारा एसिड। तो क्या बनता है, न्यूट्रलाइजेशन होता है एसिड और बेस बेटा, और वाटर रिलीज होता है, तो क्या बन जाएगा, ये सॉल्ट बन जाएगा एल्यूमिनियम सल्फेट, और वाटर रिलीज हो जाएगा। तो ये तो भाई हमारी थियरी प्रूफ कर रहा है कि भाई मेटल ऑक्साइड्स बेसिक है। अब बेस के साथ रिएक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा वो देखते हैं। तो अगेन ये सॉल्ट बन गया, तो भाई ये तो बेस है, तो हम ये समझ सकते हैं कि भाई मेटल ऑक्साइड यहाँ पे एसिड हो गया, यानी मेटल ऑक्साइड इधर एसिड भी है और इधर बेस भी है, तो दोनों की तरह अगर काम करता है तो उसको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड।
सो रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब एसिड के साथ किया तो एल्यूमिनियम क्लोराइड, और सेम बेस के साथ किया तो सोडियम एल्यूमिनेट। तो ये स्ट्रक्चर देखो, तो ये है सोडियम एल्यूमिनेट जो वाटर में डिसॉल्व भी हो जाता है, और ये है एल्यूमिनियम क्लोराइड या ट्राइक्लोराइड भी बोला जाता है। तो ये है हमारा भाई एम्फोटेरिक ऑक्साइड कि भाई जब कोई मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ भी रिएक्ट करे और बेस के साथ भी रिएक्ट करे तो उसको क्या बोला जाएगा बेटा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या है भाई, बेस के साथ रिएक्ट करे और एसिड के साथ रिएक्ट करे, तो जब भी एसिड बेस मिलते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर, न्यूट्रलाइजेशन। तो दोनों बार क्या बन रहा है, एक बार एसिडिक सॉल्ट बन रहा है और एक बार बेसिक सॉल्ट बन रहा है, और ये न्यूट्रलाइजेशन शो कर रहा है। सो ये एग्जाम में आता है बेटा, व्हाट इज न्यूट्रल, व्हाट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। So the metal oxides will act as both metal acidic nature and basic in nature, and the example is aluminum oxide and zinc oxide. अब मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स इनसोल्यूबल होते हैं वाटर में, ऑलरेडी अपन ने पढ़ा कि मेटल ऑक्साइड इनसोल्यूबल है, पर दो मेटल ऑक्साइड से जो हाईली सोल्यूबल है पानी में, जो दो हाईली रिएक्टिव मेटल थे पोटेशियम और सोडियम, ये पानी में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। तो जैसे आप सोडियम ऑक्साइड या पोटेशियम ऑक्साइड को पानी के साथ रिएक्ट करोगे तो वो तुरंत पानी में मिक्स हो जाएंगे और हाइड्रोक्साइड बना देंगे, इसलिए इनको एल्कली मेटल भी बोला जाता है। और ये दोनों मेटल पानी से रिएक्ट ना कर जाए इसलिए इनको किसमें स्टोर किया जाता है, केरोसिन में। दो और व्हाट इज एल्कली मेटल, सोडियम एंड पोटेशियम which dissolves in water is known as alkali metal। बाकी मेटल ऑक्साइड्स इनसोल्यूबल है पानी में। अब अलग अलग मेटल की रिएक्टिविटी की बात करें तो अलग अलग मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं अलग अलग टाइम पर। अपन ने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी कि प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट ज़ेब्रा वाला। तो पोटेशियम और सोडियम हाईली रिएक्टिव मेटल है, तो उसको आप जरा सा एयर में रिलीज भी करोगे तो वो रिएक्ट कर जाएंगे। सो हाईली रिएक्टिव मेटल सच एज पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट सो विग्रसली दैट दे कैन कैच फायर व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। इसीलिए उनको किसमें स्टोर किया जाता है, केरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखा जाता है कि वो रिएक्ट ना कर जाए। तो ये था हमारा रिएक्टिविटी के बारे में और मेटल ऑक्साइड्स के बारे में। तो एक क्विक ब्रशअप अगर देखे तो अपन ने क्या क्या पढ़ा केमिकल प्रॉपर्टीज में बेटा। मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है, नॉन मेटल जब ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो नॉन मेटलिक ऑक्साइड बनाता है। नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर एंड मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। फिर अपन ने क्या पढ़ा कि भाई जब एयर में रिएक्ट करते तो अलग अलग फ्लेम देता है मेटल, जैसे कॉपर ब्लू ग्रीन, मैग्नीशियम व्हाइट, एल्यूमिनियम व्हाइट और सोडियम येलो, और जो उसके सरफेस को अपन ने देखा था। फिर अपन ने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी बेटा, ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, आनी चाहिए। तो सबसे हाईली रिएक्टिव क्या है, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम। और पोटेशियम सोडियम इतने हाईली रिएक्टिव कि एयर में भी रखोगे तो रिएक्ट कर जाएगा, इसलिए किसमें स्टोर करते हैं, केरोसिन में। और फिर अपन ने पढ़ा एल्कली मेटल्स के बारे में और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के बारे में। अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे देखें ना बेटा तो हर मेटल के ऊपर एक थिन लेयर होती है ऑक्साइड की, जो उसे प्रिवेंट करता है कि वो फर्दर ऑक्सीडेशन में ना जाए। सिर्फ आयरन को जब आप हीट करते हो तो वो हीट नहीं होगा, पर जैसे आयरन की फीलिंग्स यानी आयरन के टुकड़ों को अगर आप हीट करोगे विग्रसली तो वो फ्लेम प्रोड्यूस करेगा। रीजन जान सकते हो क्यों, सोचो। सो एग्जाम में बेटा एक रीजनिंग क्वेश्चन आता है, जो नीचे जो अपन देख रहे हैं ये इसलिए ऐड ऑन किया है कि रीजनिंग क्वेश्चन की तरीके से आता है। ऊपर तक अपन ने पढ़ा कि भाई मेटल के ऊपर एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर होती है जो फर्दर ऑक्सीडेशन से बचाती है। अब रीजनिंग ऐसा आ सकता है कि आयरन की एक रॉड है बेटा, उसको आप फ्लेम में डालो या जलाओ वो नहीं जलेगी, पर आयरन के पार्टिकल्स में आप जैसे आग लगाओगे वो एकदम डेजलिंग फ्लेम के साथ विग्रसली जलने लगेगा। क्यों, क्योंकि आयरन की जो रॉड है या आयरन मेटल की जो रॉड ले रहे, सरफेस एरिया ज्यादा है, टाइम क्या हो जा रहा है, ज्यादा लग जाएगा तो वो जल्दी हीट नहीं होगा। पर आयरन के जो स्प्रिंकल्स है वो ऑलरेडी टुकड़ों में स्मॉलर सरफेस एरिया, तो इजीली हीट हो जा रहे हैं और एकदम स्पार्कलिंग फ्लेम देने लगते हैं। अब कॉपर ऑल्सो डजंट बर्न, कॉपर भी बेटा बर्न नहीं होता, जब हीट करोगे तो वो जल नहीं जाएगा, उसके ऊपर एक कोटिंग आ जाएगी ब्लैक कलर की और उसी को बोला जाता है कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर को भी हीट करोगे तो उसके ऊपर एक लेयर आ जाएगी। सेम जैसे जैसे नीचे नीचे जाओगे रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी मेटल की, कम होती जाएगी ऑक्सीजन के साथ। सो
कॉपर अपन ने देखा था, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी क्यूट ज़ेब्रा, इंस्टेड लर्न हाउ कॉपर मेक सिल्वर गोल्ड। तो कॉपर भी लीस्ट रिएक्टिव, अगर आप उसको रिएक्ट करने जाओगे ऑक्सीजन के साथ या बर्न करोगे तो वो अपना कलर खो के ब्लैक कलर हो जाएगा। सेम सिल्वर और गोल्ड बहुत धीरे धीरे रिएक्ट करते हैं, इसलिए वो जल्दी काला नहीं पड़ते। एक वही तो डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टर ना, सुना होगा मम्मी से कि भाई ये सोना है, सोने की चीज है, वो काली नहीं पड़ती क्योंकि गोल्ड डजंट रिएक्ट सो विग्रसली विथ ऑक्सीजन। मेटल के ऊपर ऑक्साइड की लेयर क्यों रखते बेटा? प्रोटेक्टिव लेयर रहती है कि वो फर्दर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट ना करे और उसका जो ड्यूरेबिलिटी है कि भाई वो लंबे समय तक वो मेटल चलता रहे। इसीलिए सिंपल भाषा में एल्यूमिनियम के ऊपर भी एक लेयर लगाई जाती है जिसे बोलते हैं एनोडाइजिंग, यानी एक प्रोसेस है जहां एल्यूमिनियम के ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर को एड ऑन कर दिया जाता है और इसी प्रोसेस को बोला जाता है एनोडाइजिंग, ताकि वो रेजिस्टेंट टू कोरोजन हो, कि भाई उसमें जंग ना लगे। क्यों किया जा रहा है एनोडाइजिंग? ताकि एल्यूमिनियम पे रस्ट ना लगे। अब आप पूछोगे सर एनोडाइजेशन में करते क्या है? सो एनोडाइजेशन में क्या कर रहे हैं बेटा, एक एल्यूमिनियम की क्लिप या कोई भी एक एल्यूमिनियम का आर्टिकल लिया, उसको एनोड बना देंगे। अब व्हाट इज एनोड? बताया था पिछली क्लास में, पॉजिटिवली चार्ज कोई भी रॉड होता है उसको एनोड बोलते हैं बेटा। तो एल्यूमिनियम को अपन ने एनोड बना दिया और उसको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में इलेक्ट्रिसिटी से पास किया। अब जो भी ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है एट द एनोड, अब क्या हो रहा है, ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? ऑक्सीजन नेगेटिव पार्ट है तो वो कहाँ जाके अट्रैक्ट होगा? पॉजिटिव वाले पे, यानी एनोड पे। तो ऑक्सीजन गैस रिलीज एट एनोड वो रिएक्ट कर लेगा एल्यूमिनियम के सरफेस के साथ और एल्यूमिनियम के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाएगी, किसकी? ऑक्साइड की। यही प्रोसेस को बोला जाता है एनोडाइजेशन। अगर फिगर के फॉर्म में सीखे या समझे तो ये रहा कि भाई ये एनोड है, पॉजिटिवली चार्ज जो है वो हमारा एनोड है। वहां अपन ने क्या किया, कोई भी एक एल्यूमिनियम का एलिमेंट रख दिया या कोई भी आर्टिकल रखा, सल्फ्यूरिक एसिड रखा, इलेक्ट्रिसिटी को पास किया, तो जो भी ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है वो कहाँ जा रहा है बेटा? एनोड पे। ऑक्सीजन पार्टिकल्स कहाँ जा रहे हैं? बीइंग नेगेटिव वो एनोड पे जा रहे हैं और एल्यूमिनियम के ऊपर डिपॉजिट हो रहे हैं और ये डिपोजिशन को बोलते हैं एनोडाइजेशन। और एनोडाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? ताकि एल्यूमिनियम कोरोजन रेजिस्टेंस बन सके। इसी एल्यूमिनियम के आर्टिकल्स को एक बार एनोडाइजिंग हो गया तो उसको आप अलग अलग डाई के कलर्स में डिप करके अलग अलग आर्टिकल्स उसके यूज होते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में। यानी एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्साइड की लेयर एड ऑन करने वाली प्रोसेस को बोला जाता है एनोडाइजेशन। ये 2 मार्क्स में एग्जाम में आ सकता है बेटा। अब क्या होगा जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा? तो हमने पहले ही पढ़ा कि भाई मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो सबसे पहले एयर के साथ रिएक्ट किया होगा तो मेटल ऑक्साइड बनेगा और यही मेटल ऑक्साइड को जब आप पानी के साथ रिएक्ट कर लोगे तो क्या बन जाएगा? मेटल हाइड्रोक्साइड। अब इसमें 3 चीजें, कुछ मेटल है ना बेटा सिर्फ कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, कुछ मेटल जो सिर्फ हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और कुछ मेटल से जो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। ये एमसीक्यू में आता है बेटा। जब भी मेटल को आप पानी के साथ रिएक्ट कराओगे तो वो पहले मेटल ऑक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा और यही मेटल ऑक्साइड को जब आप पानी में डालोगे तो क्या बन जाएगा? मेटल हाइड्रोक्साइड। अब जैसे मेटल जो है सोडियम और पोटेशियम, उसको नॉर्मली आपने ठंडे पानी में भी डाल दिया तो वो विग्रसली रिएक्ट कर लेगा। सो मेटल जैसे सोडियम और पोटेशियम रिएक्ट विग्रसली विथ कोल्ड वाटर और वो स्प्लैशेस में निकलेंगे क्योंकि हाईली एक्सोथर्मिक होते हैं बेटा। सो ये देखो, पोटेशियम को जैसे आपने डाला पानी में तो वो खूब स्प्लैश के साथ पानी निकालेगा। सेम सोडियम, क्योंकि हाईली एक्सोथर्मिक होता है, खूब हीट रिलीज करेंगे। सो कोल्ड वाटर में सबसे ज्यादा रिएक्ट कर जाएंगे। तो इसको अगर रिएक्शन के भाषा में लिखे तो मेटल प्लस वाटर गिव्स मेटेलिक हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम प्लस वाटर सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम प्लस वाटर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाईली हीट एनर्जी रिलीज होती है तो इसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक। सेम जब कैल्शियम को रिएक्ट करवाओगे विथ वाटर लेस विग्रसली एंड हीट द प्रोड्यूस नॉट इनफ फॉर द हाइड्रोजन गैस। सोडियम और पोटेशियम तो हाईली रिएक्टिव है, कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर रहे हैं, पर कैल्शियम को आप पानी के साथ रिएक्ट कर रहे हो तो वो धीरे धीरे रिएक्ट कर रहा है। कैसे? जैसे कैल्शियम को वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, यानी स्लिग्ड लाइन बना और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। अब कैल्शियम है ना पानी पे फ्लोट करता है, क्यों?
ये एग्जाम में आ सकता है कि कैल्शियम फ्लोट्स ऑन वाटर, क्यों? रीजन बिकॉज बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस अडेयर टू इट सरफेस, वो सरफेस पे चिपक जाते हैं और कैल्शियम को क्या कर रहे हैं बेटा, फ्लोट करवा रहे हैं, यानी कैल्शियम पानी के साथ इतना ज्यादा रिएक्ट नहीं करता। तो कौन से मेटल है? तो पोटेशियम सोडियम हाईली रिएक्टिव वाटर के साथ, और क्या बनाते हैं? बेस बनाते हैं और अच्छा खासा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज करते हैं। सेम कैल्शियम इतना पानी के साथ रिएक्ट ही नहीं करता। अब बात करें मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम ठंडे पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता। मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट करता है? सिर्फ हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। दो मैग्नीशियम भी फ्लोट कर रहा होता है सरफेस पे पानी के। रीजन वही है कि मैग्नीशियम को पानी के साथ रिएक्ट करवाए तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। तो एग्जाम में ये आ सकता है बेटा कि भाई कैल्शियम और मैग्नीशियम फ्लोट करने क्यों लगते हैं और सोडियम स्प्लैश क्यों करता है? तो सोडियम को पानी के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो हीट एनर्जी भी अच्छी खासी रिलीज करता है और बेस बनाता है। सेम मैग्नीशियम कैल्शियम को जब रिएक्ट करवाते हैं तो वो भी बेस बनाते हैं पर वो हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है। और मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है जबकि सोडियम और पोटेशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। अब कुछ मेटल्स है जो स्टीम के साथ भी रिएक्ट करते हैं, वो कौन से? सो ये था मैग्नीशियम। तो ये देखो मैग्नीशियम प्लस वाटर, तो ये जो बबल्स निकल रहे हैं ये प्रूफ कर रहे हैं कि भाई हाइड्रोजन गैस और ये सरफेस पे मैग्नीशियम ने अपनी मेटल लेयर बनाई है। सेम गोज विद कैल्शियम, तो कैल्शियम प्लस वाटर, तो ये बबल्स भी निकल रहे और कैल्शियम सरफेस पे फ्लोट कर रहा है। तो ये द रीजन बिहाइंड दिस इज हाइड्रोजन गैस। अब कुछ मेटल है जो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। सो एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक रिएक्ट विथ ओनली स्टीम, ना तो वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं ना तो वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। तो जब एल्यूमिनियम को पानी में डालोगे तो क्या बन जाएगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और आयरन को डालोगे पानी में तो बन जाएगा आयरन ऑक्साइड। अभी तक बेस बन रहा था बेटा पिछले वाले में, अब इधर सीधा ऑक्साइड बनेगा और ये सिर्फ गरम गरम स्टीम के साथ ही रिएक्ट करते हैं। और सिल्वर, गोल्ड और कॉपर ये वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करते। मेटल लाइक गोल्ड, सिल्वर, लेड एंड कॉपर डोंट रिएक्ट विथ वाटर। और फिर से यही रिएक्टिविटी वापस रिपीट किए बेटा, ये बार बार रिपीट कर, इसका कारण ये है क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो सोडियम पोटेशियम कोल्ड वाटर और नीचे वाले डजंट रिएक्ट, कैल्शियम मैग्नीशियम रिएक्ट विथ हॉट वाटर और दोनों में वो सरफेस पे स्टिक हो जाते हैं बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस, whereas iron, aluminum and zinc with steam and forms oxide, whereas copper, silver and gold doesn't react with water. तो क्या होगा जब मेटल एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है? सो मेटल रिएक्ट्स विद एसिड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो जब मेटल को आप एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो क्या बन जाएगा बेटा? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। पर रेट और मैनर ऑफ रिएक्टिविटी मेटल की अलग अलग तरीके से होती है। जैसे मैग्नीशियम, सिंपल भाषा में बोले तो एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम और जिंक को सेपरेटली अगर आप टेस्ट ट्यूब में रिएक्ट करवाओगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो सबकी रिएक्टिविटी जो पार्ट है वो अलग अलग होगा। अब ऐसा क्यों अगर आप पूछो तो सबसे पहले देखते हैं, चलो मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो क्या बनता है? मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये क्या हो गया बेटा? तो ये क्या हो गया? एसिडिक सॉल्ट। सेम एल्यूमिनियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो भी क्या हो गया? एसिडिक सॉल्ट। तो सब में क्या है बेटा? हाइड्रोजन गैस रिएक्ट हो रहा है। तो जब भी कोई भी मेटल के साथ आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट कर पा रहे हो तो क्या रिलीज कर रहे हैं? हाइड्रोजन गैस। यानी मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिंक क्लोराइड, या आयरन प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड फेरिक क्लोराइड या आयरन क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। पर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है बेटा कि भाई मैग्नीशियम रिएक्ट करता है डाइल्यूट हाइड्रोलिक एसिड के साथ भी और हाइड्रोजन बबल रिलीज करता है। ये क्या बताता है कि मैग्नीशियम हाईली रिएक्टिव और खूब हीट एनर्जी रिलीज करता है। तो आपने मैग्नीशियम मेटल को डाला, एसिड के साथ रिएक्ट करवाया, मैग्नीशियम क्लोराइड का सॉल्ट बना और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ और काफी हीट रिलीज होती है। पर जैसे जैसे रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे जाओगे ना, कॉपर को डाइल्यूट हाइड्रोलिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो वो बबल नहीं बनाएगा। क्यों? और टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी धीरे धीरे क्या हो गई? एसिड के साथ कम हो गई। तो रिएक्टिविटी सीरीज इन जनरल है, चाहे वो वाटर के केस में बात करो, एटमॉस्फेयर के केस में बात करो या एसिड के केस में बात करो। तो मैग्नीशियम हाईली रिएक्टिव एसिड के साथ और बबल बना रहा है, हाईली एक्सोथर्मिक है, खूब हीट एनर्जी निकाल रहा है। कॉपर ऐसा नहीं शो करता। सेम
अब अलग अलग एसिड से अपने को पता है, तो जब आप नाइट्रिक एसिड के साथ किसी भी मेटल को रिएक्ट करोगे ना बेटा, तो यहाँ एक और आपको चेंज लाऊंगा मैं 2 मिनट। हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगा नाइट्रिक एसिड के केस में। अब आप पूछोगे क्यों, तो भाई नाइट्रिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो क्या कर देता है, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देता है, तो वाटर। तो जब भी आप नाइट्रिक एसिड के साथ किसी भी मेटल को रिएक्ट करवाओगे तो वो सॉल्ट तो बनाएगा, पर वो NO2 रिलीज करेगा, नाइट्रेट या नाइट्राइट रिलीज करेगा इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन गैस। द रीजन इज नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच कन्वर्ट्स हाइड्रोजन गैस इनटू वाटर। तो इस तरीके से वो रिएक्ट करता है। So however, metals like magnesium, manganese can react with very dilute nitric acid, जो हाइड्रोजन गैस रिलीज कर सकता है, पर बाकी नीचे नीचे आप जाओगे तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करेंगे नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में। बढ़ते मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की और बेटा, ये भी एक एग्जाम में आता है कि व्हाट इज एक्वा रेजिया। तो एक्वा रेजिया एक रॉयल वाटर भी कहा जाता है, जो दो एसिड के कॉम्बिनेशन में। अब दो एसिड्स कौन से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको HCl भी बोलते हैं, उसका कॉन्सेंट्रेशन 3 और नाइट्रिक एसिड 1, यानी 3 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज मिक्स्ड विद 1 पार्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड बोथ द एसिड्स आर इन कंसंट्रेटेड फॉर्म। तो जब इनको आप मिक्स करोगे, सो इट इज द वन ऑफ द फ्यू रिएजेंट्स केपेबल ऑफ डिसॉल्विंग नोबल मेटल्स। तो अभी तक अपन ने पढ़ा था कि भाई नोबल मेटल एसिड के साथ इतने ज्यादा रिएक्ट नहीं करते, जो लीस्ट रिएक्टिव है, पर ये गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनियम को भी पिघला देते हैं, ऐसे है। और इसीलिए इनको बोला जाता है रॉयल वाटर के, ऐसे वाटर जो प्रीशियस मेटल्स को भी पिघला देते हैं। तो व्हाट इज एक्वा रेजिया? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड in 3 parts and nitric acid in 1 part, 3:1, and this is the why it is called as royal water, highly corrosive है बेटा ये। How do metal reacts with solution of other metal salts? अब अगर आप बात करें तो मेटल है और एक मेटेलिक सॉल्ट है, यानी सिंपल भाषा में अपन ने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा था बेटा। जैसे अगर अपन ले ले कि क्लीन कॉपर वायर को आयरन सल्फेट के साथ रिएक्ट करें, रिएक्शन की मदद से करते हैं एक्टिविटी। तो क्लीन कॉपर वायर है, तो कॉपर को आयरन सल्फेट के साथ रिएक्ट करोगे तो रिएक्टिविटी सीरीज पता थी ना। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी क्यूट ज़ेब्रा, इंस्टेड लर्न हाउ कॉपर सेव्स सिल्वर गोल्ड। So place a clean copper wire in an iron sulfate solution. So and an iron nail in a copper sulfate solution in separate test tube. अब 20 मिनट बाद क्या देखोगे, ब्लू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन क्या हो जाएगा, ग्रीन में हो जाएगा। दो केसेस है, एक में क्या है, क्लीन कॉपर को आयरन सल्फेट में करवाओगे तो कुछ रिएक्शन होगा क्या, होगा नहीं होगा, क्यों? तो अपना रिएक्टिविटी सीरीज क्या था, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट ज़ेब्रा, इंस्टेड लर्न हाउ कॉपर मेक्स सिल्वर गोल्ड। तो कॉपर अगर प्योर है और आयरन सल्फेट है तो कॉपर तो आयरन को डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है। पर अब दूसरा सिनेरियो ले लो, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में आपने आयरन की नील को डाला, यानी खिलियों को डाला, तो कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है बेटा। और जैसे आपने आयरन को डाला तो कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, 20 मिनट बाद वो ग्रीन कलर में हो जाएगा, यानी आयरन ने क्या किया, कॉपर की जगह ले ली, यानी डिस्प्लेस कर दिया। सो an iron nail in a copper sulfate solution in separate test tube. After 20 minutes the blue color sulfate turns into ग्रीन कलर। तो ये था कि भाई कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में आपने आयरन की नेल को डाला तो क्या हो जाएगा, आयरन कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस कर देगा। ये अपन ने पढ़ा था ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, फर्स्ट चैप्टर में, वही चीज है बेटा कि भाई एक मेटल है और एक मेटेलिक सॉल्ट है, तो अगर हाईली रिएक्टिव मेटल है वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल सॉल्ट की क्या कर लेगा, उसकी जगह ले लेगा और उसके सॉल्ट के साथ वो रिएक्ट कर लेगा। So same चीज, this happens because iron is more reactive than copper and displaces the copper from copper sulfate। तो यही अपन ने रिएक्शन की मदद से जाना था कि आयरन प्लस कॉपर सल्फेट आयरन सल्फेट और कॉपर बनाता है। तो ये एग्जाम में आता है कि ब्लू कलर किसमें कन्वर्ट हो गया, देख सकते हो, ये देखो खिली डाली है, ब्लू कलर है, 20 मिनट छोड़ा कॉपर सल्फेट को और अब कलर क्या हो गया, ग्रीन हो गया। ये था रिएक्टिविटी सीरीज। और ये किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है अपन ने पढ़ा था बेटा केमिकल रिएक्शन में कि 4 तरह के रिएक्शन होते हैं, जिसमें तीसरा रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट
रिएक्शन। यानी ए अगर मेटल है, दूसरा मेटल सॉल्ट सोल्यूशन है, तो जो हाईली रिएक्टिव होता है वो मेटल सॉल्ट वाले को हटा के अपनी जगह बना लेता है। यानी सिंपल भाषा में बोलूं तो ये रिएक्शन से देखे तो ये मेटल हुआ, ये मेटेलिक सॉल्ट हुआ, ये मेटेलिक सॉल्ट हुआ, अब ये इसकी जगह ले लेगा, तो इसी रिएक्शन को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो जैसे कि A प्लस ए मेटल है और BC मेटल सोल्यूशन, मेटल सॉल्ट सोल्यूशन है, तो B की जगह क्या ले लेगा, B को अकेला कर देगा, AC के साथ रिएक्ट कर लेगा, तो रिएक्शन क्या मिल जाएगी, AC प्लस B बेचारा अकेला हो जाएगा। पर सारे मेटल सब्सटेंस लाइक ऑक्सीजन, वाटर और एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते। का रिएक्टिविटी अपन ने कैसे अरेंज किया, उनकी रिएक्टिविटी सीरीज पे, जो ऑलरेडी मैंने 3 से 4 बार डिस्कस किया है बेटा, अगली स्लाइड में वो आपको लिखा हुआ भी प्रेजेंट किया है कि भाई कैसे रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन, वाटर और एसिड्स के साथ। तो अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज पोटेशियम सबसे ज्यादा और गोल्ड सबसे कम। तो ये थी हमारी रिएक्टिविटी सीरीज। हाँ, और इसकी इंपॉर्टेंस है कि ऊपर वाला नीचे को रिप्लेस करता है, और इसका इसी इंपॉर्टेंस के हिसाब से अपन लास्ट जो टॉपिक है इस चैप्टर का, अकरेंस ऑफ मेटल, वो अपन इसी की रिएक्टिविटी से पढ़ेंगे। तो इसीलिए 2-3 जगह ये काम करता है। चलो, तो बचा लोग अब बढ़ते कि मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं। तो मेटल हमें पता है बेटा कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन लेते हैं। अब इसका मतलब क्या बेटा, जैसे अभी मैंने बोला सोडियम, तो सोडियम का नंबर क्या है 11। सो अपन ने के एलिमेंट शेल ऑलरेडी बैलेंस करना सीखा था। तो सपोज सोडियम ले लो, तो सोडियम का अगर के एल एम शेल अगर अपन बैलेंस करें बेटा, तो सोडियम का नंबर है 11, करेक्ट। तो के शेल में रहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में रहेंगे 8 और एम में रहेंगे 1। तो अब सोडियम को अपने आउटर मोस्ट ऑक्टेट को बैलेंस करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन देना आसान है या 7 इलेक्ट्रॉन लेना, तो जाहिर सी बात है 1 इलेक्ट्रॉन देना। तो ये क्या कर देता है बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। तो सोडियम के ऊपर क्या चार्ज आ गया, Na+1, तो ये हो गया एक मेटल। सिमिलरली एक सिनेरियो ले लो नॉन मेटल का, तो नॉन मेटल ले लेते हैं अपन क्लोरीन। कैसे पता चला भाई, पूछोगे आप लोग के सर कैसे पता चला कि ये क्लोरीन है, तो क्लोरीन का नंबर होता है 17। तो के शेल में है 2, एल शेल में है 8, एम शेल में आएगा 7। ये तो अपन ने पढ़ा था 9th में ऑलरेडी। सो 2 8 7। अब 1 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है भाई कि 1 इलेक्ट्रॉन देना, तो 1 इलेक्ट्रॉन लेना क्लोरीन के लिए आसान है, तो क्लोरीन के ऊपर आ जाएगा चार्ज -1। तो जब एक मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो बनाता है एक आयनिक कंपाउंड। क्या बनाता है बेटा, आयनिक कंपाउंड। यानी Na अपना +1 इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, Cl- को, और ये दोनों मिलके बना लेंगे NaCl। इसी कंपाउंड को बोला जाता है बेटा आयनिक कंपाउंड। यानी एक मेटल दूसरे नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करे, उस कंपाउंड को बोला जाता है आयनिक कंपाउंड। अब आप पूछोगे सर तो नोबल गैस क्या होता है, तो नोबल गैस ऐसे होते हैं जिनके आउटर मोस्ट ऑक्टेट पूरी तरीके से फुलफिल्ड है, जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन। ठीक है, ये पूरी तरीके से फिल है। जैसे कि हीलियम का नंबर क्या है बेटा 2, तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल्ड है, उनको ना इलेक्ट्रॉन लेना है ना इलेक्ट्रॉन देना है, कुछ नहीं पड़ी, तो वो होते हैं नोबल गैस जो किसी से रिएक्ट नहीं करते। सोडियम +1, क्लोरीन -1। तो जब एक मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है बेटा, तो उसको बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। सो आयनिक कंपाउंड क्या होता है बेटा, जब एक मेटल दूसरे नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है। अब बात करें अगर नोबल गैसेस की, तो आप पूछोगे नोबल गैसेस क्या है सर, तो नोबल गैसेस ऐसे हैं जिसके इलेक्ट्रॉन्स पूरी तरीके से ऑक्टेट फुलफिल्ड है, यानी आउटर मोस्ट शेल पूरी तरीके से बैलेंस्ड है, ना तो उसको इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत है ना तो उसको इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है, उसका आउटर मोस्ट शेल पूरी तरीके से फुलफिल्ड है। तो बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर कि भाई नोबल गैसेस क्या है। तो नोबल गैसेस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन है कि भाई ये ना तो इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना तो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो इनको नोबल गैसेस बोला जाता है। इसको याद रखने का एक तरीका है
या निमोनिक बोले तो हीना, नीना और करीना की जेरोक्स कॉपी रानी। हीना, नीना और करीना की जेरोक्स कॉपी रानी, दैट इज हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ये 6 एलिमेंट्स है जो नोबल गैसेस है। So, बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर बेटा। ये नोबल गैसेस है। ये टेबल आपको क्या शो कर रहा है? हीलियम, आर्गन नोबल गैसेस है, सोडियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम ये सब मेटल्स है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और ये सारे नॉन मेटल्स है जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो एक मेटल और एक नॉन मेटल जब कंबाइन होते हैं उन्हें बोला जाता है आयनिक बॉन्ड। सोडियम हैज ऑलरेडी, जो अपन ने डिस्कस किया वही यहाँ पे है कि भाई सोडियम के पास आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो दोनों को अपना चार्ज बैलेंस करने के लिए कौन सा कंपाउंड बना रहे हैं? आयनिक कंपाउंड। सो क्लोरीन ऑन द अदर हैंड इज 7 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेता है और वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो ऐसे कंपाउंड्स को बोला जाता है बेटा आयनिक कंपाउंड। तो आप जैसा कि देख सकते हो ऑलरेडी अपन ने एक चीज किया था कि जब सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा पड़ रहा है, तो क्या कर दे रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला इसको डोनेट कर दे रहा है। तो इस तरीके से ये आयनिक कंपाउंड बना रहे हैं। अब इसको बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब क्यों लुईस डॉट स्ट्रक्चर? तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर से कैसे कंपाउंड्स बनाते हैं बेटा? जब भी अगर एग्जाम में आए तो सबसे पहले मेटल को डॉट से रिप्रेजेंट कर लो। जैसे Na हो गया, तो Na के आउटर मोस्ट में कितने? 1 प्लस। क्लोरीन को रिप्रेजेंट कर लो X नॉन मेटल को, तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने हैं? 7। अब जब ये इसको एक डोनेट कर देगा तो क्या हो जाएगा? Na ने एक डोनेट कर दिया तो +1 चार्ज, और Cl ने एक ले लिया -1 चार्ज। तो इस तरीके से बनता है आयनिक कंपाउंड बिकॉज दे आर ऑपोजिटली चार्ज। द सोडियम एंड क्लोराइड आयंस हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये कैसा फोर्स होता है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। और ये सोडियम क्लोराइड इंडिविजुअल मॉलिक्यूल नहीं है, जब ये पूरा आपस में स्ट्रक्चर आयंस का एक्सचेंज होता है तब ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। होप्स आप लोगों को आयनिक बॉन्ड का क्लियर हुआ। आगे और एग्जांपल्स देखेंगे बच्चा लोग। सेम गोज विथ मैग्नीशियम क्लोराइड ले लो। अब हमें पता है मैग्नीशियम का नंबर क्या है, चलो बनाया अपन मैग्नीशियम क्लोराइड बेटा। तो मैग्नीशियम का नंबर होता है भाई 12, है ना? तो हमें पता है क्लोरीन का नंबर होता है 17। आप लोगों को के एलिमेंट शेल याद ही रख लेना बेटा। तो आप लोगों ने पढ़ा था कि भाई मॉलिक्यूलर जब भी फॉर्मूला बनाना होता है तो ऐसे अपन क्रॉस करते थे Mg का +2 Cl का -1, तो क्या बनता था? MgCl2। यानी हमें पता चल गया कि 2 क्लोरीन आयन लेने, क्योंकि Mg को बैलेंस करना है, Mg को 2 इलेक्ट्रॉन देने, तो 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स ले लेंगे। तो Mg के आउटर मोस्ट में कितने बना दो? 2, और 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स ले लो बेटा। अगेन 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर। तो Mg के ऊपर लग गया 2 प्लस चार्ज, और Cl के ऊपर लग गया 1 2 3 4 5 6 7 8, और 2 होल टू द पावर 2 और माइनस चार्ज कि भाई 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन ने मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन्स लिए। तो इस तरीके से बनता है मैग्नीशियम क्लोराइड। अब आप लोगों का वर्क है कि 2 और एलिमेंट्स का आपको बनाने के लिए मैं देता हूं आयनिक बॉन्ड, दिस इज एल्यूमिनियम क्लोराइड। कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बताना है एल्यूमिनियम क्लोराइड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और उसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसा होगा। बेटा आपके कमेंट्स सिर्फ कमेंट के लिए नहीं, आप हमें सुन रहे हैं, आप कितना समझ रहे हैं तो हमें पता चलेगा। आप अपनी क्वेरीज, अपने डाउट्स और अच्छे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको और अच्छे से आंसर करेंगे। सो होप सो आयनिक बॉन्ड समझ आए। तो इजी वे में बताओ तो आयनिक बॉन्ड क्या है? जब एक मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है उसको बोला जाता है आयनिक कंपाउंड। और ये आयनिक कंपाउंड क्या बनाते हैं? कोई भी सॉल्ट वगैरह बना रहे हैं, तो मेटल प्लस नॉन मेटल कंबाइंस इज नोन एज आयनिक
कंपाउंड। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे बेटा। सो प्रॉपर्टीज क्या है भाई, आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या है? तो सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है, एक मेटल है और एक नॉन मेटल है। सेम पोटेशियम आयोडाइड या बेरियम क्लोराइड, ये सारे आयनिक कंपाउंड है। इन सबको अपन ने हीट किया फ्लेम पे, तो हमें क्या देखने मिला? तो सोडियम क्लोराइड क्या होता है, दे डोंट मेल्ट बट द फ्लेम चेंजेस द कलर। वो मेल्ट नहीं होते जबकि फ्लेम का कलर चेंज होता जाता है। जैसे सोडियम क्लोराइड है वो ऑरेंज येलो कलर का हो जाता है, पोटेशियम आयोडाइड वायलेट कलर देने लगता है, बेरियम क्लोराइड ग्रीन कलर देने लगता है। तो अलग अलग में मेटल्स और नॉन मेटल जब कंबाइन हो जाते हैं तो आयनिक बॉन्ड क्या कर रहे हैं बेटा, आयनिक कंपाउंड फ्लेम के कलर को चेंज कर देता है। तो ये तीन कलर चेंज हमें याद रखने के भाई। सोडियम क्लोराइड को आप हीट कर रहे हो तो फ्लेम कैसा हो गया, ऑरेंज येलो। पोटेशियम आयोडाइड को जला रहे हो तो क्या हो जाएगा फ्लेम का कलर, वायलेट। और बेरियम क्लोराइड को जलाओगे तो क्या हो जाएगा फ्लेम का कलर, ग्रीन। सो होप्स आप लोगों को कलर क्लियर हुआ कि भाई वो मेल्ट नहीं होते। सो व्हेन अ सर्किट इज सेट अप, और सेम जब अपन इसको किसी भी सर्किट सोल्यूशन में डालेंगे, जब भी अपन आयनिक कंपाउंड का सोल्यूशन बनाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। सो वही चीज है कि व्हेन अ सर्किट इज सेट अप एंड द इलेक्ट्रोड्स आर प्लेस्ड इन सॉल्ट सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। अब कुछ जनरल प्रॉपर्टी बेटा, पहले आते हैं उसके फिजिकल नेचर पे। तो आयनिक कंपाउंड का फिजिकल नेचर क्या है, ये सॉलिड और हार्ड है। क्यों हार्ड है? क्योंकि एक मेटल और एक नॉन मेटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से एक दूसरे को जोड़ के रख रहे हैं। एक पॉजिटिव आयन, क्योंकि सोडियम ने दिया तो कैटायन और क्लोरीन में लिया तो एनायन, दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़े हुए हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई है क्योंकि काफी ज्यादा आयनिक एनर्जी चाहिए होगी इनको अलग करने के लिए। तो दो पॉइंट हमें क्या पता चला कि भाई ये हार्ड होते हैं और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। फिर बात करेंगे सल्यूबिलिटी। तो जनरली ये वाटर में सल्यूबल होते हैं, बट कुछ है जो सॉल्वेंट्स है जो पानी में नहीं डिसॉल्व होते, जैसे केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, वो एक्सेप्शन है बेटा। बाकी जनरली सारे आयनिक कंपाउंड्स वाटर में सॉल्युबल होते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट 1074 है, बॉइलिंग पॉइंट इतना है। तो जैसे जैसे नीचे जा रहे हो अपन, कुछ कुछ एलिमेंट्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट चेंज होता जा रहा है। अब अगर रीजन है कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्यों चेंज हो रहा है, तो द रीजन बिहाइंड दिस इज कि आयनिक बॉन्ड क्या जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इतना टाइटली हेल्ड है कि उसको अपन सेपरेट नहीं कर सकते। तो समझ आया बेटा कौन सी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े। अब क्या आयनिक बॉन्ड एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। तो आयनिक बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल जब कंबाइन होते हैं तो उसको आयनिक बॉन्ड बोला जाता है। आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज पढ़े तो आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, आयनिक बॉन्ड हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट देता है, आयनिक बॉन्ड हार्ड होता है, फिर आयनिक बॉन्ड सोल्यूबल होता है वाटर में। सो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आयनिक बॉन्ड में होता है, चार्जेस पार्टिकल्स को अपन अलग अलग करते हैं। फ्री स्टेट में ये आयंस एक दूसरे से अलग नहीं होते। व्हेन डिसॉल्व इन वाटर द कंपाउंड सेपरेट्स इनटू फ्री आयन। जब भी अपन इसको किसी भी सॉल्यूशन में मिक्स करेंगे तो ये फ्री आयंस बना लेंगे बेटा। सो आयनिक कंपाउंड बेटा सोल्यूबल भी होते हैं और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं। तो ये था हमारा आयनिक कंपाउंड पे टॉपिक। अब बढ़ते बेटा लास्ट दो टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहीं से बोर्ड्स के क्वेश्चन आते हैं। और आप लोगों को मालूम है बोर्ड्स का अपडेट हो गया है सिलेबस, पेपर पैटर्न, जिसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। भूलना मत, डिस्कशन करूंगा, उसका एक अलग वीडियो आएगा, पेपर कैसा होगा, सैंपल पेपर अपलोड भी किया जाएगा, उसकी भी लिंक प्रोवाइड की जाएगी। बेटा इस बार बहुत कॉन्सेप्चुअल पेपर आ रहा है साइंस का। सैंपल पेपर देखोगे अपने आप तुम लोग समझ जाओगे कि लेवल कहां तक है। कॉलम्स अलग अलग कर दिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के, तो इधर से बहुत सारे वैल्यूएबल क्वेश्चंस आएंगे। सो बेटा जो पढ़ा रहा हूं वो कॉन्सेप्चुअल पढ़ो, उसको लर्न करना है, रटना है नहीं। साइंस रटने की नहीं है बेटा, साइंस समझने की है। ना समझ आए आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको पर्सनली आपको समझाएंगे। पर आपका डेडिकेशन, थोड़ा सा मोटिवेशन तभी तो सक्सेस की है। तो जरूर ये फॉलो करें। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अकरेंस ऑफ मेटल। अब भाई अपन ने पढ़ा कि भाई मेटल ऐसे हैं, नॉन मेटल ऐसे, सब पढ़ा। फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली, आयनिक कंपाउंड पढ़ लिया। पर मेटल अकर कैसे करते हैं भाई, पाए कहां जाते हैं, बात करें तो कि भाई अकरेंस कैसा है। सो अर्थ का जो क्रस्ट का कोर है, क्रस्ट जो अर्थ क्रस्ट है, उसमें मेटल्स पाए जाते हैं। अब जब हम इनको रिफाइन करते हैं यानी निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी अपन ने, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी क्यूट ज़ेब्रा। तो जो हाईली रिएक्टिव है उनको प्योर करना,
जो मिडल रिएक्टिव है उनको सेपरेट करना और प्योर करना ओर के अंदर से, ये प्रोसेस को बोला जाता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। सेम लीस्ट रिएक्टिव को प्योर करना और रिफाइन करना, रिफाइन मतलब और अच्छे से करना। सो अलग अलग जगह जिस मेटल का अकरेंस सबसे कम है वो कॉस्टली होते हैं, तो नीचे वाले मेटल्स का अकरेंस बहुत कम होता है। सो अर्थ के क्रस्ट में प्राइमरी सोर्स है मेटल का, तो वेयर इज द अकरेंस ऑफ मेटल, दैट इज अर्थ crust. They occur in free state or in the form of compound. Sea water also contain dissolved salts such as sodium chloride या magnesium chloride। और कहाँ पाए जाते हैं अगर आपने पूछा तो सी वाटर में भी होता है, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया। So the naturally occurring compounds found in earth crust बोलते हैं मिनरल्स के। अर्थ क्रस्ट में जो नेचुरली मेटल्स पाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं मिनरल्स। और इसमें जो मेटल सबसे ज्यादा परसेंटेज में पाए जाते हैं जिनको अपन एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसको बोला जाता है ओर्स। ठीक है, इधर तक क्लियर हुआ बेटा? तो मिनरल्स मतलब क्या, अर्थ के क्रस्ट में जो जो मेटल्स पाए जा रहे हैं उसे बोला जाता है मिनरल्स। और मिनरल्स जो हाई परसेंटेज में पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं उन्हें बोला जाता है ओर्स। आप लोग ने पढ़ा होगा कि भाई इधर ये और फेमस है, इधर ये और फेमस, तो इसी को बोला जाता है ओर्स। अगर सिंपल भाषा में आपको बताओ तो और क्या है, एक बहुत सारा बंडल है, उस बंडल में से हमें जो काम की चीज है वो अलग की, तो ओर्स मतलब बंडल्स ऑफ मैनी मिनरल्स जिसमें से हमें मेन मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है और प्यूरिफाई करना है। अब अपन ने रिएक्टिविटी सीरीज ऑलरेडी पढ़ी थी, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट ज़ेब्रा, इंस्टेड लर्न हाउ कॉपर सेव्स सिल्वर गोल्ड, यानी पोटेशियम सोडियम कैल्शियम और ये सारी रिएक्टिविटी सीरीज। तो ओर्स का एक्सट्रैक्शन का वे भी वैसे ही है कि जो लो रिएक्टिव थे यानी सिंपल नीचे कॉपर सिल्वर गोल्ड और ये सब, तो वही वाले है कि भाई जो लो रिएक्टिव मेटल है उसको लास्ट में रखा था, जैसे गोल्ड सिल्वर प्लेटिनियम कॉपर, और में आल्सो अकर इन द कंबाइंड स्टेट एज सल्फर या ऑक्साइड। अब इन सब के ऊपर किसकी लेयर होती है बेटा, सल्फाइड की या ऑक्साइड की लेयर होती है। सेम मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी सीरीज, उस पे भी सल्फाइड कार्बोनेट क्या ऑक्साइड की लेयर होती है। बेसिकली ये सारे मेटल्स क्या होते हैं बेटा, प्योर फॉर्म में तो नहीं पाए जाएंगे, हमें उनको प्योर करना है, तो ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से रिएक्ट कर लेते हैं, चाहे कार्बन के साथ, ऑक्सीजन के साथ या तो सल्फाइड के साथ। तो इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, सल्फोनेटेड और कार्बोनेटेड और या ऑक्साइड की लेयर। और हाई रिएक्टिव होते हैं, दिस मेटल्स आर द टॉप ऑफ द रिएक्टिव सीरीज एंड आर नेवर फाउंड इन देयर फ्री स्टेट। ये कभी भी फ्री स्टेट में होंगे नहीं, क्यों, क्योंकि ये लोग हाईली रिएक्टिव है ना बेटा, तो थोड़ा सा भी ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट कर लिया तो ये क्या कर लेंगे, ऑक्साइड की लेयर डिपॉजिट कर लेंगे। सो मोस्ट मेटल ओर्स आर ऑक्साइड्स एंड ऑक्सीजन इन बोथ हाई रिएक्टिव एंड अबंडेंटली अवेलेबल ऑन अर्थ। अब ये चार्ट है बेटा कि भाई हाईली रिएक्टिव मेटल, मीडियम रिएक्टिव मेटल और लो रिएक्टिव मेटल। हाईली रिएक्टिव मेटल को अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन मेटल। मोल्टेन मेटल क्या, कि जो भी हमें ओर मिला है उसको अपन ने क्या किया, पिघला दिया और इलेक्ट्रोलिसिस से मेटल और नॉन मेटल को अलग किया और हमें प्योर मेटल मिला। तो हाई रिएक्टिव मेटल को अगर आपको प्योर फॉर्म में लाना है तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस। जैसे सिंपल है सोडियम क्लोराइड, अब मुझे सोडियम और क्लोरीन को अलग करना है तो क्या करूंगा, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से सोडियम चला जाएगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे और क्लोरीन चला जाएगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे, तो ये प्रोसेस हो गया इलेक्ट्रोलिसिस। अब मीडियम रिएक्टिव जो है, अब जिस ओर के ऊपर कार्बन की लेयर लग गई तो उसको अपन करते हैं कैल्सिनेशन। अब कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में डिफरेंस क्या है, ये एग्जाम में आता है बेटा। तो कैल्सिनेशन में ड्राई हीटिंग करते हैं और सल्फर रोस्टिंग में वाटर के प्रेजेंस में हीटिंग किया जाता है। मेटल्स को क्लासिफाई कैसे किया है, रिएक्टिविटी पे, हाईली रिएक्टिव, मीडियम रिएक्टिव, लो रिएक्टिव। हाई रिएक्टिव को इलेक्ट्रोलिसिस से किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब क्या बेटा, कि भाई एक मेटल और नॉन मेटल कंबाइन है तो मेटल को अपन कैथोड पे डाल रहे हैं यानी नेगेटिवली पार्ट पे, मेटल पॉजिटिव है तो अपने को इलेक्ट्रोलाइसिस से प्योर मेटल मिल गया। हाई रिएक्टिव कभी भी फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते। अब बात करते हैं मीडियम रिएक्टिविटी की। तो मीडियम रिएक्टिव मतलब क्या, मेटल के ऊपर अगर कार्बोनेट की ओर है, कार्बन का लेयर है तो वो कार्बोनेट ओर बोलते बेटा, और अगर सल्फर का लेयर है तो उसको बोलते हैं सल्फाइड ओर। अब कार्बोनेट ओर या सल्फाइड ओर को प्योर करने के लिए कार्बोनेट ओर में कैल्सिनेशन, सल्फाइड वाले में रोस्टिंग। तो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग दो प्रोसेस है। डिफरेंस क्या है, कैल्सिनेशन में कम एयर में अपन उसको कम हीट से कार्बन लेयर हटा देते हैं, सल्फाइड ओर में ज्यादा लेयर हटाने के लिए क्या किया जाता है, एक्सेस हीट दिया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर।
सो ये होता है कैल्सिनेशन और रोस्टिंग का डिफरेंस। अब जब कैल्सिनेशन किया या रोस्टिंग किया तो भी क्या आएगा, ऑक्सीडेशन, ऑक्साइड की तो लेयर रहेगी, तो ऑक्सीडेशन करके और मेटल को रिड्यूस किया जाता है और फिर लास्ट में उसको प्यूरिफाई किया जाता है। तो ये है हमारा पूरा प्रोसेस। फिर आते हैं मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। तो भाई जो लो रिएक्टिव होते हैं उसको क्या, जो नीचे वाले से जिसका ऑकरेंस बहुत कम है, तो उस पे भी अगर सल्फाइड की ओर हुई, रोस्टिंग किया, मेटल मिला और उसको रिफाइन किया, तो हाई रिएक्टिव का, मीडियम रिएक्टिव का कार्बोनेट और सल्फाइड, और जो लो रिएक्टिव मेटल है बेटा उसको कैसे करना है, तो सल्फाइड और रोस्टिंग और फिर उस मेटल को रिफाइन किया जाता है। तो इस तरीके से होता है मेटल का रिफाइनिंग। अब बढ़ते बेटा हर रिएक्शन की तरफ कि भाई कैसे होता है। उससे पहले एक और डेफिनेशन आती है, व्हाट इज गैंग। तो मेटल ओर, जब मेटल और ओर को निकालते हो तो ओर में बहुत सारी इम्प्योरिटीज है, जो भी कचरा वगैरह आ रहा है ओर में, उस डस्ट पार्टिकल्स या उस इम्प्योरिटीज को बोला जाता है गैंग। सो ओर्स आर जनरली मिक्स्ड विद large amount of impurities such as soil, sand and other each material collectively known as gang. These impurities are removed by different techniques. अलग अलग टेक्निक्स जैसे सेंट्रीफ्यूगेट करके या मेटेलिक सेपरेशन करके, हायर क्लासेस में पढ़ोगे हाइड्रोलिक वॉशिंग करके, अलग अलग वेज से आप मेटल की इंप्योरिटीज को, गैंग को अलग करते हो ओर से। So what is gang, ये एग्जाम में आता है, what is gang, the impurities present in metallic ore is known as gang. और extracting metal low in the reactivity series, अब बात करेंगे हर मेटल की सीरीज के हिसाब से। तो मैं नीचे वाली सीरीज में क्या था, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी क्यूट ज़ेब्रा, इंस्टेड लर्न हाउ कॉपर सेव्स सिल्वर गोल्ड। तो कॉपर, सिल्वर, मर्क्यूरी, गोल्ड, प्लेटिनियम, ये सारे नीचे वाले एलिमेंट्स थे जो लो रिएक्टिव है। तो मर्क्यूरी के ऊपर बेसिकली बेटा सल्फाइड की लेयर आ जाती है। अब उस सल्फाइड को क्या करेंगे, मैंने बताया था सल्फाइड को रिमूव करने के लिए एक्सेस ऑफ एयर के प्रेजेंस में अपन सल्फाइड की लेयर हटाते हैं, उसको बोलते हैं रोस्टिंग, है ना। तो रोस्टिंग करके मर्क्यूरी के ऊपर आ गया ऑक्साइड की लेयर, सल्फाइड की लेयर हट गई, SO2 गैस रिलीज हुआ। अब जब इस मर्क्यूरी ऑक्साइड को और ज्यादा हीट दोगे तो क्या बन जाएगा, मर्क्यूरी, क्या मिलेगा बेटा, मर्क्यूरी, और क्या रिलीज होगा, ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा। तो लो रिएक्टिविटी सीरीज में इस रिएक्शन को बोलते हैं सिनाबार रिएक्शन। क्या बोला जाता है बेटा, सिनाबार रिएक्शन। ये एग्जाम में भी आता है कि व्हाट इज सिनाबार रिएक्शन। तो सिनाबार रिएक्शन क्या होता है कि मर्क्यूरी सल्फाइड का लेयर हटाना। तो मर्क्यूरी सल्फाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गिव्स एक्सेस ऑफ हीट, गिव्स मर्क्यूरी ऑक्साइड एंड रिलीजेस सल्फर डाइऑक्साइड गैस। और इस मर्क्यूरी ऑक्साइड को और ज्यादा हीट करोगे तो क्या बन जाएगा, मर्क्यूरी प्योर फॉर्म में हमें मिलेगा। फिर इसको और रिफाइन करना पड़ता है। मर्क्यूरी ऑक्साइड, मर्क्यूरी सल्फाइड बेटा, ठीक है, ये क्रिस्टल से सल्फाइड के मर्क्यूरी सल्फाइड। फिर इसको जब अपन ने रोस्ट किया बेटा, यानी HGS इन एक्सेस हीट, तो क्या मिल गया, मर्क्यूरी ऑक्साइड बेटा। और इस ऑक्साइड को और हीट करेंगे ऑक्साइड लेयर के लिए तो हमें प्योर फॉर्म ऑफ मर्क्यूरी मिल जाएगा, जो कि लिक्विड होता है, ऐसा मेटल जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। सेम कॉपर सल्फाइड, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में दिया कॉपर ऑक्साइड, और जब इसको और हीट करोगे तो क्या मिल जाएगा बेटा, कॉपर। तो ये था लो रिएक्टिविटी वाले की बात। अब बढ़ते हैं ऊपर मीडियम रिएक्टिव वाला। तो पहला रिएक्शन था, सिनाबार एग्जाम में आएगा, तो क्या लिखोगे बेटा, HGS plus O2 gives HGO and further heating of HGO gives Hg, that is mercury। अब मिडल रिएक्टिव, तो मिडल रिएक्टिव पे सल्फाइड और कार्बोनेट दोनों होता है, मैंने बताया। तो सल्फाइड और कार्बोनेट में डिफरेंस क्या था कि सल्फाइड पे रोस्टिंग किया जाता है और कार्बोनेटेड पे कैल्सिनेशन। अब ऑलरेडी यहाँ डेफिनेशन वही लिखी है कि भाई सल्फाइड ओर को हीट करके ऑक्साइड में किया जाता है, उसको बोलते हैं रोस्टिंग, जहां एक्सेस एयर चाहिए, और कार्बोनेटेड ओर को ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करने के लिए लिमिटेड एयर चाहिए, जिसको बोलते हैं कैल्सिनेशन। कार्बोनेटेड और सी से सी याद रख लो, कैल्सिनेशन, और सल्फाइड और याद रख लो, रोस्टिंग। सेम है रोस्टिंग ऑफ जिंक और, जैसे जिंक है, जिंक मिडल रिएक्टिव में आता है। तो जिंक के ऊपर क्या आ गया बेटा, सल्फाइड का लेयर, ओके, ऑक्सीजन दिया, जिंक ऑक्साइड बना, सल्फर डाइऑक्साइड बना। तो ये जिंक को अपन ने किसमें किया, जिंक
ऑक्साइड में। तो जिंक ऑक्साइड के अपने में भी बहुत यूज है, और जब इस जिंक ऑक्साइड को आप फर्दर हीट करोगे तो क्या बन जाएगा, जिंक मेटल बन जाएगा। सेम जिंक कार्बोनेट है बेटा, तो क्या बन जाएगा अगेन जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। डिफरेंस क्या है, रोस्टिंग में सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होता है SO2 गैस, और कैल्सिनेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है CO2 गैस। सो मेटल ऑक्साइड्स किस में कन्वर्ट होते हैं, ऑक्साइड्स में, और इसको फर्दर हीट करेंगे, जिंक ऑक्साइड इज हीटेड विद कार्बन फॉर रिड्यूसिंग, तो क्या बन जाएगा, प्योर फॉर्म ऑफ जिंक मिल जाएगा। तो ये था मिडल रिएक्टिविटी सीरीज बेटा। अब और एक तरीके से आप रिडक्शन कर सकते हो कि भाई ऑक्साइड लेयर हटानी, आप पूछोगे सर अभी तो आपने लास्ट वन में बोला कार्बन के साथ रिएक्ट कर लिया है ना, तो भाई कार्बन हटा लिया ऑक्सीजन के साथ तो हमें ऑक्सीजन प्योर मेटल मिल गया। और एक वे है, तो अपन पढ़ते आ रहे थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करना है, हमें ऑक्साइड लेयर हटाना है। सपोज मैग्नीज है, मैग्नीज मिडल रिएक्टिव है, तो मैग्नीज के ऊपर ऑक्साइड का लेयर है, तो हाई रिएक्टिव प्योर मेटल के साथ आपने ऑक्साइड मिडल रिएक्टिव मेटल को रिएक्ट किया, तो क्या हो जाएगा, ऑक्साइड की लेयर हाईली रिएक्टिव वाले के साथ चली जाएगी और आपको प्योर मेटल मिल जाएगा। सो रिडक्शन कैन आल्सो अकर थ्रू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर इसको रीड करें तो क्या है कि रिडक्शन कैसे होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से भी होता है। हाईली रिएक्टिव मेटल को मिडल वाले ऑक्साइड मेटल के साथ रिएक्ट करा तो हमें प्योर मेटल मिल गया, और जो लीस्ट जो हाई रिएक्टिव था उस पर ऑक्साइड की लेयर चढ़ गई, एल्यूमिनियम इज ऑक्सीडाइज्ड। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है, जो मेटल को मोल्टन स्टेट में भी ले जा सकता है। तो इधर से एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज थर्मिट रिएक्शन, कि भाई जब आयरन ऑक्साइड है Fe2O3, आप लोगों ने सोल्डरिंग वेल्डिंग ये सब वर्ड सुने होंगे ना, तो रेलवे ट्रैक्स को जब जोड़ा जाता है बेटा तो उसको वेल्ड किया जाता है। अब वेल्डिंग में होता क्या है, आयरन ऑक्साइड का एक पतला सा लेयर होता है, उसके ऊपर डायरेक्ट हीट दिया जाता है, और ये हीट क्या कर रहे हैं, एल्यूमिनियम की लेयर का हीट दे रहे हैं, तो क्या हो जाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन अलग। तो इतना हीट देता है बेटा कि वो मेटल को पिघला देता है, और जहां ट्रैक्स पे क्रैक्स वगैरह है वहां जाके वो बैठ जाता है, चिपक जाता है, और फिर जैसे वो कूल डाउन हो जाएगा तो वो दो मेटल्स को ज्वाइन कर देता है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, व्हाट इज थर्मिट रिएक्शन, तो यही है, द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, जो मेटल को मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट करता है। जब आयरन ऑक्साइड दैट इज Fe2O3 को एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो बनता है प्योर आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और क्या रिलीज होता है, हीट रिलीज होता है। तो यही था हमारा नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। अब दो रिएक्टिविटी सीरीज अपन ने पढ़ ली कि भाई लो रिएक्टिव कैसे रिएक्ट कर रहे थे, हाईली रिएक्टिव कैसे रिएक्ट कर रहे थे। अब बात करेंगे मिडल वाले, सबसे हाई रिएक्टिव की, लो का पढ़ लिया, मिडिल का पढ़ लिया, अब सबसे पहले बात करेंगे हाईली रिएक्टिव की। तो हाईली रिएक्टिव वाले में क्या था कि भाई मैंने आप लोगों को बोला हाईली रिएक्टिव कभी भी फ्री स्टेट में पा ही नहीं सकते, उनको अपने को इलेक्ट्रोलिसिस से अलग करना है, इलेक्ट्रोलाइसिस से अलग करना है। सो हाईली रिएक्टिव मेटल कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर कंपाउंड बाय हीटिंग विद कार्बन, कार्बन से हीट करके नहीं निकलता है। कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम या कैल्शियम, तो उसको अलग करने के लिए हमारे पास जो मेथड है वो है इलेक्ट्रोलिसिस। So such metals are obtained through electrolytic reduction. अब what is electrolytic reduction? सिंपल भाषा में बात करें तो सोडियम, मैग्नीशियम या कैल्शियम तो इलेक्ट्रोलाइसिस से कैसे आप सेपरेट कर रहे हो। कैथोड, कैथोड मतलब क्या बेटा, अब दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज रॉड्स आर नोन एज इलेक्ट्रोड्स। कैथोड मतलब नेगेटिव चार्ज और एनोड मतलब पॉजिटिव चार्ज। आप बोलोगे सर कैटायन मतलब तो पॉजिटिव होता है, जी हाँ, कैटायन पॉजिटिव होता है, एनायन नेगेटिव होता है, पर कैथोड नेगेटिव होता है और एनोड पॉजिटिव होता है। तो हमें पता है कि मेटल कहां जाएगा, मेटल पॉजिटिव चार्ज है तो कहां जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ, यानी कैथोड की तरफ। ऐसे याद रख लो, कैट उड़ नहीं सकती तो कैथोड नेगेटिव, ये एक वे है याद रखने का। एनोड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो सोडियम और क्लोरीन अगर सपोज साथ में है, अपने को अलग अलग करना है, तो अपन ने इलेक्ट्रिकली चार्ज रॉड्स को डाला और सोल्यूशन को इलेक्ट्रिसिटी पास किया, तो सोडियम कहां चला जाएगा, कैथोड पे, और क्लोरीन कहां चला आएगा, एनोड पे। यही रिएक्शन बता रहा है। सिमिलरली एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। तो कैथोड और एनोड के दो इलेक्ट्रोड्स बना के
अपन प्योर हाईली रिएक्टिव मेटल्स को अलग अलग किया जा सकता है। तो ऑन द की नोट इस चैप्टर में अकरेंस वाले टॉपिक में अपन ने क्या क्या पढ़ा, दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन, थर्मिट और सिनाबार। सिनाबार मतलब मर्क्यूरी सल्फाइड वाला, और थर्मिट यानी आयरन ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम, यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन, ये दो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पढ़ी। इसके अलावा अपन ने क्या पढ़ा कि भाई अलग अलग मेटल्स थे, सोडियम मैग्नीशियम और कैल्शियम जो हाईली रिएक्टिव है, उनको इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से किया। और जो मिडल रिएक्टिविटी सीरीज है उसको पहले सल्फाइड है तो रोस्टिंग, कार्बोनेटेड है तो कैल्सिनेशन। डिफरेंस क्या है, सल्फाइड में एक्सेस एयर चाहिए, कैल्सिनेशन में लिमिटेड एयर चाहिए। सल्फाइड वाले को बोलते हैं रोस्टिंग, कार्बोनेट वाले को बोलते हैं कैल्सिनेशन। सल्फाइड वाले में SO2 गैस निकलती है और कैल्सिनेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। सो होप सो अकरेंस ऑफ मेटल वाला पार्ट आपको क्लियर हुआ बेटा। अब बढ़ते लास्ट टॉपिक की और कि भाई रीफाइनिंग ऑफ मेटल क्या है, और कुछ इंपॉर्टेंट मेटल्स के बारे में और कोरोजन के ऊपर डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज रिफाइनिंग ऑफ मेटल? मेटल फ्रॉम द रिडक्शन स्टेज रिक्वायर प्योरिफिकेशन। अभी तक तो अपन ने रिड्यूस कर दिया, पर उसको प्योर फॉर्म में भी तो लाना है, तो इलेक्ट्रिकली ही आप मेटल को रिफाइन भी कर रहे हो बेटा। इट स्टैंड एज द प्रीमियर एंड मोस्ट कॉमन मेथड फॉर मेटल रिफाइनिंग। अब इलेक्ट्रो रिफाइनिंग क्या है, तो बहुत सारे मेटल्स है, जैसे कॉपर हो गया, जिंक हो गया, टिन हो गया, निकल हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, इनको रिफाइनिंग की जरूरत होती है। सो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में क्या होता है, इम्प्योर मेटल को एनोड पे रख देते हैं, यानी नेगेटिव चार्ज। अगर इसको रिएक्शन की भाषा में बताऊं, सो इम्प्योर मेटल को बेटा एनोड पे रख लेते हैं। एनोड मतलब पॉजिटिव, ठीक है। इम्प्योर मेटल इज पोजिशन एट एनोड, और एक थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल को कैथोड पे रखते हैं। जो भी मेटल आपको प्योर करना है, प्योर मेटल, इम्प्योर मेटल को अपन ने एनोड पे रखा और प्योर मेटल को कैथोड पे रखा। तो जैसे ही आपने इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग शुरू किया, सॉल्यूशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग मेटल सॉल्ट एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट्स। तो मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रोलाइट की तरह एक्ट करने लगेगा, यानी जितनी इंप्योरिटीज है वो कहाँ चली जाएगी। जैसे सपोज अपने को एल्यूमिनियम को प्योर करना है, तो एल्यूमिनियम की जो इंप्योरिटी वाला मेटल है वो इधर आ गया, इंप्योरिटीज। और सपोज कैथोड पे अपन ने प्योर मेटल रखा, यहाँ पे एल्यूमिनियम क्लोराइड या कोई भी मेटल इंप्योरिटीज के साथ, और ये प्योर मेटल है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो ये एक सोल्यूशन बन गया। तो प्योर मेटल क्या है, मेटल कहाँ जाएंगे, नेगेटिव पे रखा है, तो जो इम्प्योर मेटल के जो भी इंप्योरिटीज है वो तो यहाँ ही रहेगी क्योंकि वो नेगेटिव ही है, एनोड पे ही रहेगी, एनोड पॉजिटिव है ना बेटा। और जो भी मेटल इम्प्योर है, साथ में इम्प्योर मेटल है, वो कहाँ डिपॉजिट होगा, प्योर वाले मेटल पे ही डिपॉजिट होगा। मतलब सपोज ये मेरा हाथ एनोड है, ये मेरा हाथ कैथोड है। एनोड पे अपन ने क्या कर दिया, इम्प्योर मेटल रखा। इम्प्योर मेटल मतलब सपोज एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो एल्यूमिनियम पॉजिटिव है, क्लोरीन नेगेटिव है, पर एक पूरा आयनिक कंपाउंड है, इम्प्योर है, वो कहाँ रखा मैंने, एनोड पे, ठीक है। अब कैथोड यानी नेगेटिव, आइडियली मेटल कहाँ जाता है, नेगेटिव पे जाता है। कैथोड पे मैंने क्या रखा, प्योर मेटल रखा, एल्यूमिनियम का प्योर मेटल रखा। अब मुझे इस एल्यूमिनियम क्लोराइड से प्योरिटी अलग करनी, यानी मेटल कहाँ जाएगा, यहाँ वाला एल्यूमिनियम कहाँ जाएगा, कैथोड पे, है ना। यानी एनोड से इंप्योरिटीज एनोड पे ही रह जाएगी, पर एल्यूमिनियम पूरा कहाँ डिपॉजिट हो जाएगा, प्योर मेटल पे। यानी प्योर मेटल पे आपने और एक मेटल की लेयर एड ऑन कर ली, और एनोड पे इंप्योरिटीज रह गई, नीचे जो इंप्योरिटीज रह गई उसको बोलते हैं एनोड मड, और जो पूरा मेटल है वो जो अभी तक इम्प्योर था वो प्योर मेटल पे डिपॉजिट हो जाएगा। इसी प्रोसेस को बोला जाता है बेटा इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। करंट जैसे ही फ्लो करोगे बेटा, तो एनोड इक्वल अमाउंट ऑफ प्योरिफाइड मेटल प्लेट्स ऑनटू द कैथोड, इंप्योरिटी सेपरेट हो जाएगी, वही सेम चीज है। और सोल्यूशन इनसोल्यूबल कंपाउंड जो भी है, इनसोल्यूबल कंपोनेंट है, वो नीचे बैठ जाएगा एस एनोड मड, और बाकी पूरी प्योरिटी कहाँ चली जाएगी, कैथोड पे। सो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का एक एग्जांपल ये है, सपोज एसिडिक कैल्शियम सल्फेट ले लो, एनोड पे इम्प्योर कॉपर ले लो, कैथोड पे प्योर कॉपर ले लो। सो और एक कॉपर की लेयर, प्योर कॉपर की लेयर उसी पे चली जाएगी।
So, इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। अब बात करते हैं बेटा लास्ट टॉपिक की इस चैप्टर की, दैट इज कोरोजन। अपन सबने सुना है मेटल पे जंग लगता है ना। दो चीज होती है बेटा, एक होता है टार्निश, जब मेटल खाली डिस्कलर हुआ है तो उसे बोलते हैं टार्निश, और जब वो लोखंड पूरा चूरे चूरे में गिरता है या वो पूरी तरीके से डिस्कलर्ड होकर वीक हो जाता है उसको बोलते हैं कोरोजन। अब अलग अलग मेटल पे अलग अलग कलर चेंज आते हैं, जैसे सिल्वर आइटम है वो समय के साथ ब्लैक पड़ जाता है जब एयर पे एक्सपोज रहा तो नहीं बोलते घर पे कि सिल्वर के ऑर्नामेंट से काले पड़ गए, ऑक्सीडाइज हो गया। ऑक्सीडाइज मतलब क्या, सिल्वर के ऊपर एक ऑक्सीजन की लेयर आ गई जिसके कारण सिल्वर क्या हो गया, ब्लैक कलर में पड़ गया। तो ये क्यों होता है, क्योंकि जो सिल्वर है वो सल्फर के साथ रिएक्ट कर लेता है तो सिल्वर सल्फाइड बन जाता है। सेम कॉपर के बर्तन अगर आप देखो तो कॉपर धीरे धीरे जब मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है इन द एयर ग्रेजुअली, तो उसके ऊपर जो ब्राउनिश सरफेस था अभी तक जो शाइन थी कॉपर की उसके ऊपर ग्रीन कोटिंग आ जाती है। ये भी क्यों आता है, क्योंकि बेसिक कॉपर के ऊपर कार्बन की लेयर आ जाती है। तो दो चीजें बेटा, सिल्वर के ऊपर अगर ब्लैक पड़ा तो क्या आ गया, सिल्वर के ऊपर सल्फाइड की लेयर आ गई यानी AgS बन गया। सेम कॉपर को मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्ट करवा दिया तो कॉपर के ऊपर ग्रीन कोटिंग आ गई जो कि कॉपर कार्बोनेट है CuCO3। सेम आयरन को लॉन्ग टाइम तक अगर एयर में एक्सपोज रखा तो इसके ऊपर भी आयरन ऑक्साइड की लेयर आ जाती है, दैट इज ब्राउन फ्लेकी कोटिंग विच इज नोन एज रस्ट। तो आयरन रस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये सल्फर के ऊपर बेटा ब्लैक कोटिंग आ गई सल्फाइड की तो ये ब्लैक पड़ गया, ये आयरन के फ्लेक्स और ये कॉपर के ऊपर ऑक्साइड की लेयर। कंडीशन जिसमें आयरन के ऊपर रस्ट लगता है तो तीन सिनेरियो ले लो बेटा, तीन टेस्ट ट्यूब लो, तीनों में आयरन नेल्स डालो, एड सम वाटर इन टेस्ट ट्यूब ए और उसको बंद कर दो। टेस्ट ट्यूब बी में पोर बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर और टेस्ट ट्यूब सी में ऑयल। तो तीनों में से जंग किसमें लगेगा और किसमें नहीं लगेगा, सोचो। जी हाँ, आप सबको पता है कि जिसमें ऑयल है उस वाले में जंग नहीं लगेगा। ऑयल लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, ऑक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं करता। The oil floats on the surface and prevents air from dissolving in the water. तो टेस्ट ट्यूब C में add some anhydrous calcium chloride and cork it. After a few days, the iron nail in test tube A begin to rust because they are exposed to air and moisture both. In test tube B, the nails are in contact only water, so no rusting occur. B में rusting नहीं हो रही क्योंकि सिर्फ पानी है। पर टेस्ट ट्यूब C में nails are exposed to only dry air and they also don't rust. अब कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है बेटा, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड एयर मॉइस्चर अडेप्ट कर लेता है कि भाई एयर के कांटेक्ट में आने ही नहीं देता। सो दिस एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट दैट एयर एंड मॉइस्चर, ये एक्सपेरिमेंट हमें बताता है कि भाई जो बी और सी में रस्टिंग क्यों नहीं लगी, कि सिर्फ एयर के प्रेजेंस में आयरन के ऊपर जंग नहीं लगता। एयर और ऑक्सीजन वाटर दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर रस्ट लगाने में। अब कैसे आप कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हो बेटा, सो यू कैन प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय गैल्वेनाइजेशन, प्लेटिंग। ये बहुत सारे मेथड्स है बेटा। एक तो पहले आप कलर कर सकते हो मेटल को, तो बाय कलरिंग द ऑब्जेक्ट, बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजिंग। फिर क्रोमियम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग, ऑलरेडी पढ़ाया था बेटा, एल्यूमिनियम के ऊपर और एक लेयर लगा रहे थे एल्यूमिनियम की, तो एनोडाइजिंग या अलॉय। अब व्हाट इज अलॉय, जो हमारा लास्ट टॉपिक है, व्हाट इज अलॉय? मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मेटल्स और मेटल एंड नॉन मेटल इज नोन एज अलॉय। अलॉयज मतलब क्या, जैसे स्टेनलेस स्टील है वो बहुत सारे अलॉयज से बना है, बहुत सारे मेटल से बना है। तो बहुत सारे मेटल से जब भी कोई एलिमेंट बनता है उसको बोला जाता है बेटा एलॉय। उसके पहले व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन? सेम गैल्वेनाइजेशन में भी क्या है, जैसे जिंक ले लो, तो द टर्म गैल्वेनाइजिंग रिफर्स अप्लाइंग अ जिंक कोटिंग टू आयरन। आयरन के ऊपर अपन ने क्या कर दिया, एक जिंक की लेयर लगा दी ताकि वो रस्ट प्रूफ बन जाए। सो फिजिकल बैरियर जिंक, इलेक्ट्रोकेमिकली अपन क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर एक लेयर लगा दे रहे, एक शील्ड बना दे रहे। जिंक की क्या कर रहे बेटा, एक शील्ड बना दे रहे, उसी को बोला जाता है गैल्वेनाइजेशन। जब भी एक मेटल के ऊपर एक और दूसरी मेटल की लेयर लगा दिया इलेक्ट्रिसिटी की मदद से शील्ड करके, उसे बोला जाता है गैल्वेनाइजेशन। व्हाट इज अलॉइंग, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। अलॉइंग एक प्रोसीजर है जहां मिक्सचर है दो मेटल्स या इम्पार्ट न्यू प्रॉपर्टीज, दो मेटल्स या नॉन मेटल मेटल को कंबाइन किया ताकि उसकी प्रॉपर्टीज हमें और अच्छी
मिल सके, उसी को बोला जाता है अलॉइंग। कि भाई दो मेटल को कंबाइन किया, मेटल नॉन मेटल को कंबाइन किया, उस प्रॉपर्टी को बोला जाता है अलॉइंग। सो अलॉय का अगर डेफिनेशन देखे बेटा, तो अलॉय एक होमोजेनस मिक्सचर है। होमोजेनस मतलब यूनिफॉर्म मिक्सचर है, जहां पे दो या दो से ज्यादा मेटल्स या नॉन मेटल्स कंबाइन होते हैं। जैसे कि स्टेनलेस स्टील है बेटा, उसमें क्या क्या है, आयरन, क्रोमियम और निकल मेनली, और भी छोटे छोटे एलिमेंट्स है जिससे स्टेनलेस स्टील बनता है। सो अलॉय में होता क्या है, द प्रोसेस इन्वॉल्व्स मेल्टिंग द प्राइमरी मेटल। प्राइमरी जो मेटल सबसे ज्यादा है उसको मेल्ट किया जाता है और दूसरे एलिमेंट को प्रिसाइज रेशियो में मिक्स करके ठंडा करके रूम टेम्परेचर पे लाया जाता है, और इसी मेथड को बोला जाता है अलॉइंग। अब कॉमनली नोन अलॉय एग्जांपल्स है, बिकॉज प्योर आयरन लैक्स सफिशिएंट हार्डनेस। जो प्योर आयरन होता है ना बेटा, वो स्ट्रांग नहीं होता, वो बहुत डक्टाइल होता है। अपन ने ऑलरेडी मिलेबल और डक्टाइल के बारे में पढ़ा था। तो डक्टाइल मतलब पतले वायर में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसमें 0.005% कार्बन ऐड किया जाता है स्ट्रेंथ के लिए। तो स्टेनलेस स्टील भी एक अलॉय है, जहां अपन क्या मिक्स कर रहे हैं, आयरन को निकल और क्रोमियम के साथ मिक्स किया जा रहा है, आयरन निकल और क्रोमियम के साथ मिक्स किया जा रहा है, जिसके कारण वो करोड प्रूफ बन रहा है, रेजिस्टेंस टू करोजन हो जा रहा है। तो व्हाट इज स्टेनलेस स्टील, मिक्सिंग आयरन विद निकल एंड क्रोमियम, ऑलरेडी इसके बारे में देखा। फिर से आप लोगों ने सुना होगा कि प्योर गोल्ड वो 24 कैरेट का होता है। 24 कैरेट मतलब क्या बेटा, जो बिस्किट्स वगैरह में यूज होते हैं वो प्योर गोल्ड है। अब प्योर गोल्ड में थोड़ा सा सिल्वर या थोड़ा सा कॉपर मिक्स किया तो वो बन जाता है 22 कैरेट का, यानी जो भी आप ज्वेलरी पहन रहे हो वो प्योर गोल्ड नहीं है, वो 22 कैरेट है, मतलब है गोल्ड ही, पर थोड़ी सी इंप्योरिटीज ऑफ सिल्वर और कॉपर को एड ऑन किया जाता है। सो प्योर गोल्ड बहुत सॉफ्ट होता है बेटा, उसके ऑर्नामेंट्स नहीं बनते, तो इसीलिए उसमें सिल्वर या कॉपर एड ऑन किया जाता है ताकि वो ऑर्नामेंट्स में यूज हो, इसीलिए उसको 22 कैरेट बोलते हैं। प्योर गोल्ड जो होता है 24 कैरेट होता है, उसके सिर्फ बिस्किट्स होते हैं। इसके अलावा अमालगम वो एक मर्क्यूरी का एलॉय है बेटा, जो पहले के टाइम पे डेंटल फिलिंग्स वगैरह में यूज होता है। तो अलॉय डेंटल फिलिंग्स वगैरह में भी यूज होता था अमालगम। सो अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और जो मेल्टिंग पॉइंट है अलॉय की जनरली लो होती है प्योर मेटल से, क्योंकि प्योर मेटल अकेले फॉर्म में है। जैसे एग्जांपल ले लो, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ब्रास और ब्रोंज की है वो कम है, जबकि लो मेल्टिंग पॉइंट है, और उसको इजीली आप सोल्डर कर सकते हो। सोल्डर मतलब थोड़ा सा आपने हीट किया तो वो पिघल जाएगा। सोल्डर इज द मटेरियल यूज्ड फॉर जॉइनिंग और वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स। तो ये सारा जो ब्रास वगैरह है ये सोल्डरिंग वगैरह में यूज होते हैं अलॉयज। क्यों ब्रास के अलॉयज यूज होते हैं, ये एग्जाम में आता है बेटा, क्योंकि अलॉयज की मेल्टिंग पॉइंट लो होती है, तो वो इजीली दो वायर्स को वेल्ड करके या सोल्डर करके ज्वाइंट हो जाते हैं। तो ये था हमारे चैप्टर के बारे में। बढ़ते हैं बेटा सीबीक्यू की ओर। होप सो चैप्टर क्लियर हुआ। मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी, नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी, मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी, नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी, मेटल का अकरेंस, मेटल का प्यूरिफिकेशन, आयनिक कंपाउंड्स। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर। सो गैस इवॉल्व्ड व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद एसिड। तो हमें पता है कौन सी गैस इवॉल्व होती है जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है। तो सपोज अज्यूम कर लो सोडियम है, हाइड्रोक्लोरिक के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो मेटल रिएक्ट्स विद एसिड, तो क्या बन जाएगा सॉल्ट, और H2 यानी ये पॉप साउंड जो दे रहा है वो कौन सा है, हाइड्रोजन गैस। फिर लस्चरस नॉन मेटल कौन सा है, आयोडीन। फिर कैल्शियम क्यों फ्लोट करता है वाटर पे, हमें पता है। फिर टू नेटिव मेटल्स, फिर मेटल स्टोर्ड इन केरोसिन, तो सोडियम और पोटेशियम हाईली रिएक्टिव होते हैं इसीलिए। ये थे प्रीवियस ईयर बेटा 1 मार्कर क्वेश्चंस। बढ़ते हैं टू मार्कर क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, वो जो बार बार रिपीट हो रहे हैं वो हमने सेग्रीगेट किए हैं और इधर एड ऑन किए। तो 1 मार्कर आप लोगों को होप सो क्लियर है कि भाई 1 मार्कर जो हर बार आ रहे हैं। अब बात करेंगे 2 मार्कर्स की, तो हम इस टॉपिक्स पे फोकस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करवा दे रहे हैं और कुछ आपको खुद सॉल्व करने हैं बेटा, पर यहाँ आपको पूरा पीपीटी दे रखा है, और आपको पीपीटी की भी लिंक चाहिए होगी तो हमारे लिंक में शेयर है। बस आपका एक लाइक और आपका एक कमेंट और आपका बेल आइकन पे सब्सक्राइब का बटन, यही आपका सपोर्ट हमें चाहिए। तो बढ़ते हैं 2 मार्कर क्वेश्चंस की ओर। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स और उसका एग्जांपल। एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं जो मेटल ऑक्साइड्स, उसे बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। उसका बेस्ट एग्जांपल है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड को जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो बेटा एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा और वाटर रिलीज होगा। सेम बेस के साथ रिएक्ट करोगे तो सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा और वाटर बनेगा। तो एक बार उसने एसिड के साथ रिएक्ट करवाया, एक बार
बेस के साथ, इसी को बोला जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। फिर सोडियम और पोटेशियम रिएक्ट्स विद वाटर, तो वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, पानी में जरा सा भी आपने बाहर निकाला तो रिएक्ट कर जाते हैं। फिर एल्यूमिनियम फॉर फूड रैपिंग बिकॉज ऑफ द लीस्ट रिएक्टिविटी, एल्यूमिनियम लीस्ट रिएक्टिव ऑक्सीजन के साथ, तो बॉडी के लिए भी हार्मफुल नहीं है। फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड अपन ने पढ़ा था, सॉल्युबिलिटी, फिर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट और हार्ड इन सब्सटेंस। फिर अलग इसका एग्जांपल तो हमारा जो ब्रास हो गया, अमालगम हो गया, ये सारी चीजें। तो ये था हमारा 2 मार्कर बेटा। बढ़ते 3 मार्कर के ऊपर, तो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन रिसेंटली अपन ने डिस्कस किया कि रोस्टिंग को हाई एक्सेस ऑफ एयर चाहिए, SO2 रिलीज होता है, कैल्सिनेशन में लिमिटेड एयर और CO2 रिलीज होता है। कार्बोनेट और हटाने के लिए कैल्सिनेशन, सल्फाइड और हटाने के लिए रोस्टिंग। फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, तो वो ऑलरेडी अपन ने डिस्कस किया है। फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो मैग्नीशियम क्लोराइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, सोडियम ऑक्साइड का ये भी अपन ने डिस्कस किया था कि भाई लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है। Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए एक एक क्लोरीन आयंस पे। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, वाटर, एसिड, कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोक्साइड, और एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटेलिक सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। फिर बाय एल्यूमिनियम रेजिस्ट कोरोजन, तो एनोडाइजिंग वाला जो अपन ने पढ़ा था वो। तो 3 मार्कर में ये जो हर साल बेटा कॉमन क्वेश्चंस आते हैं वो इधर आपको बताए गए हैं। बढ़ते हैं 5 मार्कर क्वेश्चंस की ओर। तो बेटा ये इन डेप्थ अपन ने ऑलरेडी एक एक पीपीटी में देखा है, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो यहाँ लिखा है। जैसे रिएक्टिविटी सीरीज है आप लोगों को हमने बताई है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग, यानी पोटेशियम सोडियम वाली वो पूरी रिएक्टिविटी सीरीज, और उसको प्रूफ करते हुए कोई भी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिया है। सेम एक्सट्रैक्शन के स्टेप्स, तो अपन ने देखा था कि भाई ओर से सबसे पहले उसको क्या किया, 3 स्टेप्स में अलग अलग किया, हाई रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव, मिडल रिएक्टिव। फिर उसमें सल्फाइड और कार्बोनेटेड और या ऑक्साइड की लेयर हटाना, तो वही है, और लास्ट में रिफाइनिंग करना। फिर कोरोजन और उसका प्रिवेंशन ऑलरेडी जस्ट अभी अपन ने डिस्कस किया, वो चीज है। और आयनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टीज अभी जस्ट मैंने 3 मार्कर्स में बताया, वो 5 मार्कर्स में भी आता है डॉट डायग्राम्स के साथ। अब अपार्ट फ्रॉम मार्कर क्वेश्चन, व्हाट मस्ट यू हैव टू लर्न, तो क्या आपको लर्न करना है, तो मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है वो आपको बिल्कुल याद रखना है। फिर प्रोसेस ऑफ रस्टिंग एंड द रीजन बिहाइंड प्रॉपर्टीज, जैसे उसकी हाई मेल्टिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट या आयनिक कंपाउंड के बारे में। फिर एक्सप्लेनिंग व्हाई मेटल्स लाइक सोडियम और इन सबको केरोसिन में क्यों स्टोर किया जाता है। ये रीजनिंग क्वेश्चंस और ये टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा मेटल्स और नॉन मेटल्स के। तो ये जो दिखाए गए क्वेश्चंस है, जो टॉपिक से ये एग्जाम में आते हैं, आप थोरली इतना भी पढ़ोगे तो चैप्टर का 70 to 80% आपने वहीं कवर कर लिया है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। उससे पहले होप सो बच्चा लोग आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स पूरी तरीके से समझ आए। कुछ भी डाउट है तो बेटा आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जो आपको नहीं समझ आ रहा है, जो भी आपकी क्वेरीज है, हम आपको 1 to 1 उसको अच्छे से आंसर करेंगे। पर आपका डेडिकेशन, मोटिवेशन और आपका सपोर्ट, तभी आप सक्सेस अचीव कर पाओगे। मिलते हैं अगले चैप्टर की ओर, जो कि बायो का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बेटा, डायग्राम्स के व्यू पॉइंट्स है, बेसिक कॉन्सेप्ट के व्यू पॉइंट्स है, दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो होप सो तब तक आप मेटल्स नॉन मेटल्स अच्छे से रिवाइज करें। केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छा खासा वेट गेन रखता है और इसके ऊपर अच्छे खासे रीजनिंग क्वेश्चंस आते हैं। तो मिलते हैं अगले चैप्टर की ओर, तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज।